दोस्तों, फिल्मी संगम चैनल पर मैं, मेरा शहर और सिनेमा, इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं अंग ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश। डॉक्टर कुमार गणेश पेशे से अब अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी हैं, लेकिन वह इससे पहले प्रोफेसर भी रह चुके हैं, नाटककार भी रहे हैं और सिनेमा में उनकी रुचि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रही है और तमाम वो जानकारियाँ उनके पास हैं जो दूसरों के पास नहीं होंगी। तो आज हम देखते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश अपने शहर के बारे में हमें क्या रोचक चीज़ें बताते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश और हमेशा कहा करता हूं कि जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा बातें मेरे पैतृक शहर, मेरी जन्म की भूमि बीकानेर के थिएटरों की और सिनेमा की। मित्रों, सिनेमा मेरा शौक नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि सिनेमा उनका शौक है, मेरा शौक नहीं, मेरा जुनून है। और ये जो जुनून है ना, ये जुनून कोई अभी मेरी उम्र जैसे 54 बरस है तो 2, 5, 10 साल, 15 साल पहले की अवधि का नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि एक जो अबोध उम्र होती है कि जिसमें ये समझ भी नहीं होती है कि ये जो फला है वो क्या है, ये उस वक्त का जो जुनून चढ़ा। अब ध्यान दिए जाने वाली बात क्या है कि आज का मेरा शहर बीकानेर, और मैं जब बात कर रहा हूं अपने उस अबोधपन की, तो उस वक्त का बीकानेर, दोनों की सिनेमाई तस्वीर बहुत अलग अलग है। और ठीक ठीक आज पिछले 2-4 वर्षों से जो मेरा शहर बीकानेर है वहीं पहुंच चुका है जहां मैं जब 4-5 बरस का था। अब इस बात को, गुत्थी को जरा यूं सुलझाइए कि बीकानेर में उस वक्त सबसे पुराना जो थिएटर माना जाता था, उसके नाम में भी थिएटर शब्द है, गंगा थिएटर। और गंगा थिएटर जो है, बिल्कुल जाहिर बात है कि रजवाड़ों के वक्त का बनाया गया था। बीकानेर के बड़े नामचीन सम्राट थे, शासक थे, महाराजा थे, गंगा सिंह जी, उनके नाम पर उन्होंने क्या किया था कि लंदन का एक बहुत प्रसिद्ध पार्क है, उसकी थीम पर एक पार्क बनवाया और उसका नाम रखा पब्लिक पार्क। वहां वो थिएटर गंगा थिएटर। और गंगा थिएटर यूं समझिए कि बीकानेर में अपने आप में एक खासी विरासत सहेजे हुए है, मौजूद है भी है, लेकिन सिनेमाघर नहीं है। पृथ्वीराज कपूर ने इस थिएटर में अपने नाटक किए हैं, यानी कि पृथ्वी थिएटर कंपनी जो लेकर वे पूरे देश में घूमते थे, तो उस दरमियान बीकानेर पहुंचे और गंगा थिएटर, वो उसका जो सेटअप है वो थिएटर का ही है। सिनेमा घर में तो उसे बाद में तब्दील किया गया था। तो सबसे पुराना जो सिनेमा घर है वो गंगा थिएटर। उसके बाद अगर पुरानों की वरीयता न लेते हुए, उस क्रम को न लेते हुए बात करूं, तो मेरे घर से जब मैं निकलता, और यूं समझ लीजिए कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर में सारे थिएटर आ जाते थे उस वक्त के। हाँ बिल्कुल, वो एक ही सड़क, उसी सड़क पर आ जाते थे। सबसे पहले आता था प्रकाश चित्र। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस थिएटर में एक भी फिल्म नहीं देख सका। मैं उस पर भी आऊंगा कि कब कोशिश की और कब नाकामयाब रहा। तो प्रकाश चित्र से थोड़ा सा आगे चलते हैं, बमुश्किल 300 मीटर के आसपास, तो कोट गेट आता है, जो कि बीकानेर का हृदय स्थल कहलाता है। जयपुर में जैसे कहते त्रिपोलिया द्वार, यानी 3 तरह के गेट बने हुए वो। लेकिन उससे ठीक पहले बमुश्किल 100-150 कदम पर एक और थिएटर, विश्व ज्योति, नाम बड़ा अद्भुत। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि तमाम हिंदुस्तान के थिएटर, सिनेमा घरों के नाम अगर इकट्ठा किए जाए ना, तो उनमें विश्व ज्योति इस तरीके के नाम का थिएटर, सिनेमा घर मिलना बड़ा मुश्किल है। अब तो इसका तो ढांचा भी नहीं बचा, बिल्कुल सपाट करके 1 दशक से अधिक
का वक्त हो चुका है कि वहाँ मॉल खड़ा है। सिनेमा घर बंद हुए शायद 2 दशक 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया। तो जब घर से, अच्छा वो जो विश्व ज्योति थिएटर है उससे भी बमुश्किल 200 कदम पहले हमारी खानदानी दुकान हुआ करती थी। तो दुकान जाते तो सबसे पहले वही प्रकाश चित्र ऐसे नजरें करते देखते, तो उसमें एक पोस्टर तो लगा होता जो फिल्म चल रही है और उसके बगल में होता आगामी आकर्षण। ये थिएटर में एक ट्रेंड हुआ करता था जी। आगामी आकर्षण, यानी अगली फिल्म कौन सी। और उसके बाद कुछ पोस्टर और होते थे जिनमें ये तय नहीं होता था कि फिल्म आएगी कब, कितने हफ्तों बाद, किस तारीख को, लेकिन आएगी भविष्य में, यूं करके। मैं आदरणीय मित्रों आपको बताऊं, आज भी मैं सपनों में, आज भी कई बार ऐसे होता है कि मुझे सपने आते हैं, मैं सपनों में प्रकाश चित्र थिएटर के वे जो पोस्टर लगे हुए हैं ना वे देखता हूं। और कल्पना में कई बार आता है कि प्रकाश चित्र थिएटर जो है वो ऐसे रहा होगा, यूं जाकर पिक्चर देखते होंगे। जबकि उस थिएटर को तो बंद हुए शायद 3 दशक से अधिक का समय हो गया, 2.5 दशक से तो ज्यादा ही हुआ है। तो पहले प्रकाश चित्र, उसके बाद आता था विश्व ज्योति, और तकरीबन यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिनर्वा थिएटर। मिनर्वा शब्द आप सबको पता होगा, हिंदुस्तान के सिनेमा घरों के नाम अगर इकट्ठा किए जाए तो ये नाम बहुत कॉमन है, मिनर्वा। मिनर्वा मूवी टोन भी बहुत बड़ा बैनर हुआ करता था, बहुत बड़ा बैनर हुआ करता था मिनर्वा मूवी टोन। तो खैर मिनर्वा, एक मुझे दूसरा अफसोस यह रहा कि मैं कभी इस थिएटर में फिल्म नहीं देख सका। और मैं फिर बताऊं, प्रकाश चित्र की तरह ये मिनर्वा थिएटर भी मेरे जहन में बसा हुआ है। कई बार ख्वाब आते हैं कि यहां से टिकट लिया, क्योंकि उसकी टिकट खिड़की कहाँ है वो मैंने देखी है मिनर्वा थिएटर की। वो जो मुख्य सड़क थी उसके ठीक बगल की दुकानों के पीछे की गली में था। तो टिकट खिड़की तो मुझे आज भी ख्वाब आते हैं। तो साहब बड़ा प्यारा थिएटर वो भी होता था। और वहां से बमुश्किल 200-250 मीटर की दूरी पर वही गंगा थिएटर। तो ये उस दौर में 4 थिएटर थे और लगभग 2-2.5 किलोमीटर में ये चारों थिएटर एक ही सड़क पर आ जाते थे। बल्कि सड़क का वो जो कोना पार्क में खत्म होता था या कोना खत्म होने के बाद जो पार्क होता था वहां गंगा थिएटर। जुनून की हद ये कि आप लोगों को मालूम होगा कि उस दौर में थिएटर वालों के जो है ना, ये चाय के नुक्कड़ वालों और पान के नुक्कड़ वालों के साथ में एक तरह के एग्रीमेंट हुआ करते थे कि उनके पोस्टर इनकी दुकान पर लगे होते थे। बिल्कुल सही। और पोस्टर भी वो चौड़े वाले नहीं, वो 2x3 या 3x4 वाले ऐसे वाले पोस्टर वो लगे होते थे इनकी दुकानों पर। और इन लोगों के साथ घोषित अघोषित एक तरह का इकरार ये होता था, एग्रीमेंट ये होता था कि भाई आपके यहाँ से या आप लोगों को हम फिल्म फ्री में दिखाएंगे। इस तरीके का अलग अलग जगहों पर एग्रीमेंट होता था, घोषित कहिए अघोषित कहिए। और बाकी शहर में कुछ जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर बनते थे। अब मेरा जुनून कहां से पैदा हुआ? देखिए ये वो दौर था जब घर में टेलीविजन तो था नहीं। बीकानेर में घर में टेलीविजन तो आया था 1984 के सियोल ओलंपिक के आसपास में के ट्रायल प्रसारण हुआ और उसके बाद वो आया। और तब भी साहब बरसों तक तो वो सिर्फ अमीरों का शगल हुआ करता था। हम जैसों के घर में, जिसको बोलचाल के जुमले में कहते हैं ना कि हमारा घर तो कच्ची मिट्टी का घर था, तो कच्ची मिट्टी के घर वालों के वहां तो वो टेलीविजन सेट होना एक बहुत बड़ा लग्जरी आइटम होता था। तो फिर आप देखिए कि वो जुनून कैसे पैदा हुआ कि एक तो तब तांगे में फिल्मों का प्रसार होता था। ऑटो, यानी कि बीकानेर में उसे टैक्सी कहते हैं आज भी, ऑटो को ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में तो बहुत बाद में जाकर हुआ। मैं बात कर रहा हूं 1975, 76, 77 की, जब मेरी समझ 4, 5, 6 साल की हुई थी और आगे बढ़ रहा था। तो तांगा, तो तांगे में पीछे की सीट पर बैठा होता था एक आदमी, एक लाउड स्पीकर आगे, एक लाउड स्पीकर ऐसे, वो माइक में बोलता रहता था। ये मेरे शहर की बात तो यही है, बाकी शहरों की बाकी देखिए। गलियों में तांगा घूमता था, उस तांगे में उस फिल्म के गाने बजते थे रिकॉर्ड पर। ठीक है, कैसेट का जमाना तब इतना नहीं था,
तो बजते थे। और तो वो तकरीबन रोज, चूंकि मेरा घर जहां जिस चौक में, तो बहुत बड़ा, बीकानेर के सबसे बड़े जो चौक थे उनमें अब भी है तीसरे चौथे नंबर पर, यानी शुरू के 5 में उसका नंबर आता है, इतना बड़ा चौक था। तो वहां से, उस चौक से, उसकी गलियों से वो तांगा जरूर गुजरता था। तो एक तो वो वहां से रुचि पैदा हुई कि पोस्टर देखते, फिर वो गाने भी कानों में पड़ते, और फिर वो जो बंदा बोलता था उसके बोलने का अंदाज बड़ा प्यारा था। वाह, बड़ा प्यारा अंदाज। कभी कभार 2-3 और लोग भी आते थे, लेकिन एक बंदा जिनका नाम आज भी मुझे मालूम है, पूरा नाम तो नहीं, लेकिन कैलाश जी उनका नाम था। तो वहां से एक चीज जगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि चूंकि वही उम्र, 9-10 साल की उम्र में घर से दुकान पैदल जाते, रविवार को छुट्टी के दिन, और वैसे तो क्या होता था कि घर से सबसे पहले तो एक जगह आती थी सोनगिरी कुआ चौक। तो यहाँ एक पान वाला जो है, उस पान और चाय दोनों की दुकान थी, उस नुक्कड़ पर थी, नुक्कड़ वाली उस दुकान के पोस्टर लगे होते थे। अब वो बिल्कुल जैसे ये दुकान है उसके बगल से यूं ही निकलते थे, तो वो बहुत दूर से, तकरीबन 40-50 कदम दूर से वो नजर वहां पड़ती थी, क्योंकि उसी कोने के पास से निकलना पड़ा। तो बड़ा प्यारा लगता है कि यार ये फिल्म में कलाकारों के नाम होते थे, ईस्टमैन कलर, गेवा कलर, फूजी कलर, ये भी लिखे होते थे उसमें, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर वहां से निकलते, फिर प्रकाश चित्र थिएटर आता, तो वहां पोस्टर देखने को मिलते। अब रुकिए, असली बात तो इसके बाद आती है। असली बात क्या है, बस प्रकाश चित्र थिएटर से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर जब मैं जाता दुकान, तो मेरे वाली साइड में जी, है ना, बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, बीकानेर के बहुत बड़े पेंटर, और उन्हें कहते थे कलाश्री। क्या गजब के पोस्टर। अच्छा, उनके यहाँ तब कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था कि कोई फिल्म का पोस्टर नहीं बन रहा हो, और वो पोस्टर बनाते थे साहब। उसका साइज क्या था आज अगर मैं देखूं और याद करने की कोशिश करूं, तो शायद ऐसे तो होता था 70-70, 80 फीट, 50 फीट, 40 फीट ऐसे, और यूं होता था 10-12-15 फीट, तो शायद ऐसे भी होता होगा। और वो हाथ से बनाते थे, वो पेंटरों का जमाना था ना जी, जैसे नाना पाटेकर ने बनाए हैं, बहुत और बाबूराव पेंटर तो खैर नाम में ही उनके पेंटर है। तो वो पोस्टर, अच्छा, अब मैं क्या करता, रुक जाता, इस चक्कर में दुकान जो है वहां से बमुश्किल 5 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन वो 10 मिनट की दूरी हो जाती, क्योंकि वो पोस्टर बड़े गौर से देखता। अच्छा, ये कलाकार है, फिल्म का नाम है, उसमें ये भी लिखा था अखिल भारतीय प्रदर्शन, इतनी तारीख से कलाकार, ये वो फलाना ठिकाना, और गजब के वो आर्टिस्ट सब, कलाश्री। बाद के दौर में कुछ वर्षों बाद तो उनकी दुकान से ठीक पहले प्रकाशित और उनकी दुकान के बीच में उल्टी तरफ एक श्री आर्ट करके एक और पेंटर हुए, वो भी फिल्मों के पोस्टर बनाते, लेकिन कलाश्री तो कलाश्री वहां। उसके बाद फिर संयोग ये पड़ा कि वो तो जुनून बन ही रहा था, और टेलीविजन आ गया था। तो टेलीविजन तब हमारे घर में नहीं था, तो जैसे छोटे शहरों का चलन उस वक्त था कि भाई पड़ोसियों के यहाँ देखते, मोहल्ले में जिसके यहाँ, तो वहां देखते हम, तो जाते। आज भी मेरे पास वे डायरियां सुरक्षित है। डायरियां तो मार्केट से खरीदने की औकात ही नहीं थी, लेकिन वो जो कॉपी नुमा डायरी जिसमें कि ये फिल्म देखी, इस फिल्म की रिलीज की तारीख क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मतलब बैनर क्या है, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गाने, गायक, फलाना ढिकाना, गीत संगीत सब। वाह। और मुझे आज भी याद है कि मैं जुनून की हद यहां तक लिए हुए था कि फिल्म के उसके सेंसर के सर्टिफिकेट से दी एंड तक के बीच में उठना ही नहीं। वाह। और चूंकि दौर ये था ना कि अब किसी और के घर देखने जा रहे हैं, तो भाई बाद में एन वक्त पे जाएंगे तो आगे जगह मिलेगी नहीं, कि कोने में जगह मिलेगी, क्योंकि हर घर 20-20, 30-30 लोग जमा होते थे, 50-50 लोग जमा होते थे। तो फिल्म शुरू होनी है 6 बजे, हम 5:15-5 बजे ही वहां तशरीफ ले जाते थे।
घर वालों से दोस्ती गांठना, हम उम्र लड़कों से, तो फिल्म का उसके दरमियान क्या था मुझे नहीं पता आज ये चलन है कि नहीं है। उस दौर में कम से कम 15, 18 या 20 बरसों तक ऐसा होता था कि पता नहीं कौन सा विभाग था, शायद भारत सरकार का ये वृत्त चित्र विभाग रहा होगा या फिल्म्स डिवीजन शायद ये रहा होगा। मोहल्लों में वो गाड़ियां जाती और रील चलाकर फिल्म दिखाते थे। ये उस वक्त में 15, 18, 20 बरस का एक दौर था ऐसा। तो हमारे मोहल्ले में भी कुछ कुछ महीने में ऐसा आता था कि अवसर की ऐसी फिल्म दिखाई। तो पर्दे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि वो सफेद दीवार चाहिए थी उन्हें, सफेद दीवार पर वो रील से चलाते। तो मुझे आज भी ये याद पड़ता। अच्छा, उसमें साउंड, अब चूंकि वो तो एक तरह से हो गया ना कि जैसे किसी की चुनावी सभा हो रही है नेता की, कि दीवार पे वो चल रही है, उसी का साउंड वहां जो बैठे हैं खुले में, खुले आकाश तले, वो इंडोर थिएटर तो होता नहीं था। तो वो जुनून था और आज भी याद है। अब मेरे यूं समझिए कि मैंने कहा ना मुझे फिल्मों का शौक नहीं, जुनून है ना? तो एक फिल्म आई थी राहुल नाम से, वो मुझे आज भी याद है कहाँ दिखाई थी, फिल्म्स डिवीजन ने, है ना। और लेकिन मैं उसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, उसमें एक बहुत तूफानी रात आती है, तूफानी बरसात। वो फिल्म देखने के शायद 1.5 साल बाद खुद मेरे जीवन में वैसी तूफानी बरसात की रात आई, तो मुझे वो सारी फिल्म यहाँ घूम रही थी दिमाग में। अब आप कहेंगे तो पागलपन की हद है, बिल्कुल मैंने कहा ना ये पागलपन, जुनून क्या, जुनून का मतलब पागलपन। लेकिन अच्छा एक बात और है, ये जो फिल्मों का है ना मामला, तो मैं इस तरीके से और इस भाव से ये फिल्में समझने की कोशिश करता था, मैं सिर्फ देखता नहीं था, समझने की कोशिश। उस एक अबोध उम्र में ये कहना कि मैं फिल्म मेकिंग समझ रहा हूं, ये तो बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं फिल्में समझने की कोशिश करता था। शायद यही कारण था कि मैं उस वक्त के दौर में भी अपने बराबर के लड़कों से इस समझ में कहीं आगे था। अब मैं इस बात को यूं भी कहूंगा कि ये मानकर चलिए कि एक तारीख आती है 24 जुलाई 1994। मुझे तारीख तक याद है जब जिंदगी में पहली बार सिनेमा घर में फिल्म देखी थी। लेकिन तब तक कोई भी मेरे बारे में ये मानने को तैयार नहीं था कि तुमने सिनेमा घर में फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि फिल्मों की मेरी जानकारी, फिल्मों का मेरा ज्ञान, फिल्मों पर मेरी जो तवक्को है, मेरा ध्यान है, ये सब इतना कुछ और ऐसा था कि कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई मतलब कोई भी। जबकि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं कि जहां थिएटर में, सिनेमा घर में फिल्म देखना तो पाप समझा जाता था। अब मैंने कहा ना कि हमारी खानदानी दुकान से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर विश्व ज्योति थिएटर्स, बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर प्रकाश चित्र थिएटर, बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर मिनरवा और आधा किलोमीटर के आसपास में तो गंगा थिएटर, चारों थिएटर। अच्छा एक बात और हुई कि जब मैंने 8वीं पास कर ली तो तब ये होता था कि उस वक्त में 9वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय लेने पड़ते थे कि आप साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। तो मैंने साइंस ली। तो मेरा जो स्कूल था सादुल स्कूल, ठीक है, तो वो वहीं दुकान के बगल में विश्व ज्योति थिएटर से बमुश्किल 300-250 कदम पास में। अच्छा एक और कमाल की बात है, एक रास्ता तो उसका जाता था कोर्ट गेट के होते हुए, एक शॉर्टकट जाता था विश्व ज्योति थिएटर के अंदर से। अच्छा, अब हम वो चुनते थे, है ना। अब हाँ, उसके पीछे ये नहीं था कि कोई वो कोर्ट गेट के अंदर वाला जो ट्रैफिक की गुमटी वाला है वो रास्ता कोई बहुत लंबा पड़ता हो पदयात्री के रूप, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बहाना था। अच्छा यहां भी 2 रास्ते थे, यहां भी एक तो विश्व ज्योति थिएटर में इस गेट से घुसे, उस गेट में निकले और इस गली में से होते हुए, और एक होता था कि यही गली में डायरेक्ट, लेकिन हम वो भी नहीं चुनते थे, हम 20 कदम पहले गेट में घुसते। उसका फायदा क्या था? फायदा यह था कि साहब विश्व ज्योति के गेट में यूं घुसे, इधर पोस्टरों की लाइन, अभी कौन सा पोस्टर की जो फिल्म लगी है, उसके बाद आगामी आकर्षण, और हमें यूं मुड़ना होता था, थिएटर यूं होता था ऐसे सामने, तो पोस्टरों की लाइन लगी होती, वो आकर्षण है। आज मैं खोल रहा हूं ये बात सारी
हाँ, कि मैं वही रास्ता क्यों चुनता था। दोपहर का स्कूल था, 12:30 बजे का, तो धुर दोपहर दूसरा शो, ये पहला शो छूटता था 9 से 12 वाला। भाई तब तो सिंगल स्क्रीन थिएटर हाँ, की बात सिंगल, कर रहा हूँ ना जी, मैं, तो जी, सिंगल स्क्रीन थिएटर में तो 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और फिर 6 से 9। तो फिरोज खान की कुर्बानी की बात अलग थी कि वो 8 शो में चली थिएटरों में, वो एक और बात थी। तो वो तो पोस्टर देखने होते थे। अब वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया प्राइवेट कोचिंग सेंटर, जिसको नाइट कॉलेज भी बोलते थे बीकानेर में, कोचिंग सेंटर वाले नाइट कॉलेज, वो रेगुलर एकेडमिक कोर्सेज वाले नाइट कॉलेज नहीं। तो मैं वहाँ एक संस्थान में पढ़ाता था, और वहाँ हमारे एक मित्र जो है साथी शिक्षक, उनका 24 जुलाई को जन्मदिन आता था। तो अच्छा, वहां भी मेरे स्टाफ वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैंने थिएटर में अब तक फिल्म नहीं देखी है। 23 जुलाई को तय हुआ था कि कल जो है शिव जी, उनका नाम था शिव प्रकाश जी, वो साथी शिक्षक, बोले साहब कल इनका जन्मदिन है, बड़े प्यार से उन्हें टप्पू जी कहते थे, बोले इनका जन्मदिन, कल थिएटर में फिल्म देख सकते। तो मुझ पर छोड़ा गया कि कौन सी फिल्म देखी जाए। सोचिए, जिस बंदे ने सिनेमा घर में एक भी फिल्म नहीं देखी, उस पर यह छोड़ा गया कि कौन सी फिल्म देखने चले। तो विश्व ज्योति थिएटर मेरा एक गजब का आकर्षण था, उसके थिएटर के प्रति। हो जाता है ना, ये तो पहली नजर का इश्क होता है सब। अब इसकी कोई वजह तो होती क्या, नहीं। हाँ, कोई वजह नहीं होती है। तो विश्व ज्योति, तो मैंने, अच्छा उस समय तक जो है मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब का बहुत बड़ा फैन था, आज भी हूं। मैं अब कुछ और चीजें समझ गया उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में, लेकिन बतौर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती साहब बहुत बड़ा नाम था एक वक्त में। हालांकि जब मैं बात कर रहा हूं अभी 94 की, तब तक तो उनके सितारे खत्म हो चुके थे, डूब चुके थे। लेकिन उनकी बनाई एक फिल्म थी जागीर, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी, तो वो फिल्म लगी हुई थी। मैंने कहा वो देखने चलते हैं। बोले कैसी है? मैंने कहा शुद्ध मसाला फिल्म। अब जिस तरीके से मैं फिल्मों को डिस्क्राइब करता, उनका विवरण बताता, तो स्वाभाविक है कौन मानने को तैयार होता कि बंदे ने सिनेमा घर में अभी तक तो फिल्म ही नहीं देखी है। अच्छा, वो फिल्म भी अब चूंकि उस थिएटर के बमुश्किल 100 मीटर से भी कम दूरी पर मेरी दुकान, तो वो थोड़ा सा अब ये भी था कि अगर बाबूजी ने देख लिया कि मैं फिल्म देखने आया हूं, तो अपनी तो लंका लग जानी है। तो एक मन में वो डर भी। अच्छा, वो जो इलाका है वो जोशीवाड़ा, तो वहां के लोग तो थिएटर के अंदर भी थे। हमारे वहां के इलाके के जो, उनको वो कैंटीन का ठेका मिला हुआ था। तो मैंने कहा, अंदर धुक लगी थी कि ये भी कोई देखने के लिए, वरना ये बाबूजी को बोल देंगे कि आपका छोरा फिल्म देखने आया था, तो अपना तो खेल बिगड़ जाएगा। तो राम राम करते। वो पहली फिल्म थी 24 जुलाई 1994 को, सिंगल स्क्रीन थिएटर, सामने घोड़ों पर सवार धर्मेंद्र, डैनी, मिथुन चक्रवर्ती। और उस फिल्म में सप्रू साहब के 3 है ना, 2 बेटियां और 1 बेटे। तेज सप्रू छोटे मोटे विलेन के रोल करते थे, और एक जो है रीमा सप्रू, जो राकेश नाथ जी के साथ हुआ। तीसरी जो है, नाम भूल रहा हूँ, प्रीति सप्रू, हाँ, ये उस फिल्म में थी। और मैं समझता हूँ कि आज की वामिका गब्बी जो है, एक तरह से प्रीति सप्रू ही है, एक तरह से। सब वो अद्भुत आनंद था ये सामने ऐसे देखना। उसके बाद में अब नंबर लगाने की सोची कि चलिए अब चलते हैं। और मैं बीएड कर रहा था 94 में। अच्छा, हाँ, तो बीएड कर रहा था, तो फिर ये सर्दियों का मौसम था, और शायद जनवरी फरवरी की बात रही होगी। तो साथ वालों ने तय किया कि बैंडिट क्वीन देखने चलते हैं। तो बैंडिट क्वीन तो प्रकाश चित्र में लगी हुई थी। अब खतरा तो हमारे सिर पे वो लटक ही रहा था कि वो भी कमबख्त थिएटर हमारी दुकान से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर है, बमुश्किल। और अगर बाबूजी ने देख लिया, खबर वहां तक पहुंच गई तो। लेकिन साहब, बीएड करने वाले दोस्तों के साथ वहां पहुंचे, तब मल्टीप्लेक्स वाला ये तो था नहीं कि ये शो शुरू हो रहा है आधे घंटे बाद, वो रहा आधे घंटे बाद। वो तो हम पहुंचे और बोले साहब थिएटर तो, ये शो तो शुरू हो गया। तो टिकट खिड़की बंद हो गई। अब 10-12 लोग थे, शायद 8-10 लोग थे, इतने थे हम लोग साथ के। तो फिर बोले क्या करें? बोले चलो फिल्म तो आज देखेंगे। फिर गंगा थिएटर पहुंचे। अच्छा, तो सोचा चलो ये भी अच्छी बात है, पहली बार गंगा थिएटर में फिल्म देख लेंगे। तो तब फिल्म देखी, और वो थी बॉम्बे। वाह,
गंगा थिएटर का अपना एक अलग आकर्षण था भाई। फिल्म तो एक और बात है। मैं तो गंगा थिएटर में इस बहाने से 2 बार और गया। एक बार तो गया महान फिल्म देखने, जबकि मैं ये बात जानता था कि महान फिल्म ऐसी महान तो छोड़िए साधारण भी नहीं है कि मैं उसके लिए थिएटर में जाऊं, पैसा लगाऊं और मैं उस पर अपना वक्त खर्च करूं। लेकिन गंगा थिएटर में लगी थी। गंगा थिएटर बड़ी बात थी मेरे लिए। वो देखा कि बॉक्स क्या होता है, बालकनी क्या, वो जमाना तो वो था ना। अब ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम और सोफे वाली जो होती है ना, पसर के, मैं सोचता हूँ थिएटर में जाके सोफे पे पसरना है तो फिर घर पे सो क्यों नहीं जाते। और फिल्म देखने जा रहे हो तो फिल्म देखो ना यार आराम से, पूरे ध्यान से। खैर, तो तब देखा कि क्या जादू होता है साहब इसका, बॉक्स का, बालकनी का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वो थर्ड वाला तो यूं देखे ऐसे, वो ऐसे देखे कि इधर से यूं यूं, इधर वाले को देखे तो ये छूट जाए, इधर वाले को देखे तो। मैं उस पे कभी नहीं गया। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो 4 थिएटर जब थे ना, तो मेरे उसी किशोरावस्था के वक्त में बीकानेर में एक शानदार थिएटर बना, बहुत शानदार। साहब मैं यूं कहूं कि अभी जयपुर में रहता हूं, मैं कहता हूं ना जयपुर बीकानेर से, तो मेरे इस शहर, इस शरणदाता शहर जयपुर का एक बहुत बड़ा प्यारा थिएटर है, राजमंदिर थिएटर, राजमंदिर सिनेमा। राजमंदिर उसका नाम है, थिएटर सिनेमा तो खैर वो सिनेमाघर। तो वो मैं यहाँ आया, जयपुर आता रहता था मैं, तो यहाँ आया तो लोगों से सुना कि साहब ये इतना प्यारा बना है कि ये थिएटर देखने लोग आते हैं, फिल्म देखे न देखें। तो लगभग राजमंदिर की तर्ज पर बीकानेर में थिएटर बनाया गया, सूरज टाकीज। हो सकता है कि बॉम्बे टाकीज की तर्ज पर नाम रखना सूझा हो, लेकिन बड़ा प्यारा और गजब का। मैं समझता हूं कि अब तो खैर वो बंद हो गया, उसे तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक धरोहर हो सकता था। तो वहां मैंने पहली फिल्म देखी थी और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान की हिंदी सिनेमा की वाकई जो सबसे पहली इतनी बड़ी दौर की कमाई के लिहाज से हम आपके हैं कौन, मैं उस फिल्म का साक्षी वहां का। देखिए शोले अलग बात है, डिस्को डांसर ने भी 100 करोड़ कमाए, कुर्बानी के पैसे गिनने, नोट गिनने के लिए तो मशीनें लगानी पड़ी थी फार्म हाउस में फिरोज खान को। लेकिन हम आपके कौन का जो जलवा था वो किसी का नहीं था, उसके आगे सब है मौन, यानी हम आपके हैं कौन। और वो अच्छा, वो सूरज टॉकीज में पहली दफा घुसना हुआ, मैं मंत्र मुग्ध था। हाँ, मतलब पार्किंग वार्किंग तो खैर खत्म हो गई, लेकिन थिएटर में घुसने के बाद वो जो होता है ना कि यहाँ आपका टिकट कहाँ है, कि भाई बॉक्स का है तो सीधे वहीं ले जाते, बालकनी का सीधे। मैंने कहा रुक जा भैया, पर ना वो जाती ना, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैंने कहा देखने दो आज, जी भर के खूब निहारा, खूब जी भर के देखा। थिएटर अब टूट चुका है, कुछ और बन रहा है, शायद थिएटर ही बना रहे हैं, लेकिन वो जो सूरज टॉकीज पहली बार उसे देखना, मतलब वो तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानूं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार, अभिभूत था मैं। फिल्म तो खैर वो एक और बात थी, फिल्म का आकर्षण बहुत प्यारी फिल्म थी, सब जानते हैं, उसके बारे में बात नहीं, लेकिन उस थिएटर का जो है, जो उसका एक रूप बसा है, उसके बाद में उसमें मैंने सुनील दर्शन साहब की फिल्म देखी, रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव। अरे हाँ, और वो फिल्म जब मैंने देखी ना, तो मैं शायद बॉक्स में बैठा था, और मैं आपको बताऊं कि बॉक्स में बैठा था तो मेरे सामने स्क्रीन था, ठीक सामने, और सामने स्क्रीन में जब अमिताभ बच्चन साहब अपने बंगले में, वो डुप्लेक्स टाइप बंगला होता है ना जिसमें दोनों मंजिल का हॉल एक होता है, तो वो बालकनी में जब राखी जी लोग खड़े होके कहते हैं ना कि आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम, तो बच्चन साहब, अच्छा इसी फिल्म में एक और गाना, उस वक्त भी वो उसी बालकनी में आके, वो एक सीन है उसमें, तो वहां वो कहते हैं एक राजा है एक रानी है, तो फिर वो बच्चन साहब का आकार, फिर वो बच्चन साहब की वाइड वो जो एक्टिंग है वो, और फिर वो सूरज टॉकीज में यूं सामने बैठकर
स्क्रीन को देखना, पर्दे को देखना, वो सारा ऐसा लगता है कि अप्रतिम, अद्भुत, अवर्णनीय। रोंगटे खड़े हो जाते जब वो मुन्ना अजीज की आवाज में बच्चन साहब यूं दिखाई देते। तो बच्चन साहब ऐसे, मतलब वो बड़ी मियां छोटी मियां फिल्म में डायलॉग है ना, शायद सतीश कौशिक जी का है गोविंदा के लिए, कि एक तो इतना छोटा है कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, और बच्चन साहब के लिए कहते कि एक इतना बड़ा है कि शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो एक तो बच्चन साहब, फिर वो वाइड एक्टिंग, फिर मुन्ना अजीज का गूंजता हुआ स्वर ऊंचे सुरों में, और फिर वो मेरे ठीक सामने पर्दा, और फिर वो साहब वातावरण सूरज टॉकीज का। क्या बात, ये सारी चीजें अद्भुत भाषा। खैर उसके बाद एक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में भी गया था, 2 फिल्में और भी देखी, लेकिन वो जो वहां था, और आप यूं देखिए कि अफसोस कि वो थिएटर अब मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो शायद मल्टीप्लेक्स बनाया या दूसरा थिएटर बनाया जाना ऐसा कुछ चल रहा है, निर्माण करे, लेकिन वो तो अब वो बात नहीं आएगी। हाँ, वो तो बीती बात हो गई। अब इस तरीके से गंगा थिएटर में एक जादूगर साहब आए थे, ओपी शर्मा जी, बड़े अच्छे जादूगर है। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वहां मैं किस लिए जा रहा हूं, क्या देखने। मैं गंगा थिएटर का आनंद लेने जा रहा हूं, कि जैसे बजरंग बली का कोई भक्त होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आज मंगलवार है कि शनिवार है, कि वहां प्रसादी है कि सवामणि है, क्या। वहां जाकर उस मंदिर में बैठकर उस मंदिर का आनंद जो है अद्भुत, वो अनुभव करना चाहता, वो जीना चाहता। मैं उन थिएटरों को जीता था। मतलब आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन थिएटरों में जब फिल्म, जैसे कि मैंने कहा प्रकाश क्षेत्र मिनरवा में कभी नहीं देख सका, लेकिन इन बाकी 3 थिएटरों में जब मैं फिल्म देखता था ना, अच्छा मैंने ऐसा भी नहीं कोई दर्जनों फिल्में देखी है, ऐसा भी नहीं है थिएटरों में। ये और बता दूं, जयपुर आने के बाद तो मुझे 19 बरस हुए हैं, शायद मैं और कुछ नहीं तो 15 फिल्में तो देख ही चुका हूं थिएटर में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि देखिए क्या, अब ओटीटी का जमाना, अब ओटीटी के जमाने में कौन सी मजबूरी है कि थिएटर में जाए आदमी। अच्छा कभी कभी ये होता है कि मैं जाकर देखने की सोचूं, तब तो फिल्म उतर जाती है, कमबख्त ये भी एक चक्कर रहता है। अब जिस दिन सोचे कि फला दिन जाएंगे, उस दिन बोले पता चला कि सब फिल्म ही उतर रही है, तो वो एक और बात है। लेकिन वो जो मैंने अपने जन्मदाता शहर बीकानेर में जितनी भी फिल्में देखी ना साहब, इन थिएटरों में, मैंने फिल्मों को ही एंजॉय नहीं किया, बल्कि मैंने उन थिएटरों का आनंद वो लिया है। और ये थिएटरों का आनंद जो है ना, वो लिया है, ये बात जो मेरी है, आप वही मित्र समझ सकते हैं जिन्होंने सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्में देखी हैं। ये मल्टीप्लेक्स में तो ऐसे लगता है मॉल में आए हैं, और वाकई ज्यादातर मल्टीप्लेक्स थिएटर तो मॉल में ही तो है, और है कहाँ। और कहीं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा मंतव्य ये नहीं है कि किसी को कुछ ओछा कहा जाए, वैसा कोई भाव भी नहीं है। लेकिन फिर भी मल्टीप्लेक्स में हम जाते हैं ना, तो वहां पॉपकॉर्न संस्कृति में ऐसे लगता है कि हम दुकान में आगे खा रहे हैं, फिल्म तो वैसे ही आंखों के आगे से जा रही है, फिल्म तो जा रही है, असली में हम खा रहे हैं, है ना। या जैसे अगर आप देखिए ना, अब आप मल्टीप्लेक्स में जाए तो देखिएगा कि अंदर घुसने के बाद में आपको कहीं थिएटर वाला आनंद आता है क्या? नहीं आता। आप अंदर बैठेंगे तो 200, 250, 300 सीटें लगी हुई है। अरे साहब, वो जो होता था थिएटर सिंगल 800, 900, 1000 सीटें। मुझे याद आता है अक्टूबर का महीना, 2002 का वर्ष, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ठीक तारीख होगी 29 या 30 अक्टूबर। ठीक मैं था खन्ना, लुधियाना के पास, पंजाब में खन्ना। तो वहाँ एक थिएटर था, सिंगल स्क्रीन थिएटर, और वहाँ के जो थिएटर के मालिक थे, हम उनके अतिथि थे, मैं और एक और मित्र। तो उन्होंने कहा था, बड़ी पार्टी थी, वाकई बड़ी। तो उन्होंने कहा था कि कुमार जी हमारे थिएटर चलेंगे। तो मैं उनका मेहमान बतौर ज्योतिषी था, तो वे दिखाना चाहते थे। तो मैंने कहा देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे। बोली फिल्म तो पंजाबी लगी है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, दक्षिण भारतीय 4 भाषाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, हम शब्द पकड़ लेते हैं लेकिन शेष वाक्यांश समझ नहीं आते, पर उसके अतिरिक्त तो बाकी भाषाओं में वाक्यांश भी समझ आते हैं। बिल्कुल सही। तो बोले अच्छा। हाँ, तो जी आया नो फिल्म लगी हुई थी, प्रिया गिल, हरभजन मान,
ये लोग थे और वो फिल्म जो थी तो सिंगल स्क्रीन थिएटर। अब देखिए, मैंने उन्हें कहा, एसपी कालिया थे वे, तो मैंने कहा कालिया साहब मुझे सिंगल स्क्रीन थिएटर का शौक है। और उस समय सिंगल स्क्रीन थिएटर ही तो थे, कम से कम महानगर का मेट्रोपॉलिटन की बात नहीं करा, लेकिन बाकी जगह मल्टीप्लेक्स नहीं आए थे। मैंने कहा मैं पंजाबी फिल्म देखूं। मैंने पूरी पंजाबी फिल्म देखी, समझी, लेकिन आपको ये जानकर अचंभा होगा कि उन्होंने कहा था 6 सवा 6 बजे फिल्म शुरू होनी, हम 5 मिनट पहले। मैंने कहा ना 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, 1 घंटे पहले पहुंचेंगे कालिया साहब। आधा घंटा तो आपका सर्वे करेंगे और आधा घंटा पहले मैं थिएटर में बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये फला फला ये सीट। मैंने कहा नहीं, ये जो बक्स बालकनी वाली, मैं इन्हीं लोगों के बीच बैठूंगा, क्योंकि वो तो मालिक थे थिएटर के, वो अलग से सीट, लेकिन उस अलग से सीट में बैठकर आप वो जो पब्लिक है, बक्स बालकनी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली थिएटर का पूरा गूंजता माहौल, उसका आनंद नहीं लिया। मैंने वो आनंद लिया। और मैं समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है कि मेरे शहर में भी उसके बाद मल्टीप्लेक्स में 2 थिएटर बने। बड़ी इच्छा होती है जब अपने शहर, मतलब पैतृक शहर बीकानेर जाता हूं तो कि देखूं, वहां फिल्म देखूं, लेकिन पांव पीछे खींच लेता है दिल की मल्टीप्लेक्स है। हालांकि जाना तो पड़ेगा ही मजबूरी में कि अब मल्टीप्लेक्स ही बचे हैं, तो जो आंगन मिलता है नाच तो वहीं नाचना पड़ेगा। लेकिन बारहा ऐसा होता है कि दिल पांव पीछे खींच लेता है। पर जाऊंगा तो मुझे पता नहीं कैसा लगेगा कि जिस शहर में सिंगल स्क्रीन थिएटरों में मैंने वो अद्भुत अभिभूत होने वाले अनुभव लिए हैं, उसी शहर में मैं कैसे मल्टीप्लेक्स के साथ खुद को एडजस्ट कर पाऊंगा। प्रकाश थिएटर और मनोरमा थिएटर में फिल्म न देखने की क्या खास वजह रही? देखिए, सबसे बड़े तो 2 ही कारण थे, उनमें बल्कि एक कहूं तो एक ही प्रकाश चित्र और ये दोनों में। एक तो हमारे घर में, सिनेमा घर में फिल्म देखने का सोचना भी पाप था और दंडनीय अपराध था। यूं समझिए, दंडनीय को अंडरलाइन कीजिएगा, दंडनीय है। और उस उम्र का बच्चा दंड से तो डरता ही था ना। और क्या है, मैं उस परिवार का बच्चा हूं। हम 5 भाई 2 बहनें, 2 बहनें सबसे बड़ी, भाइयों मेरा दूसरा नंबर। मैं उस परिवार का बच्चा हूं कि जहां हमारे माँ बाप ने कभी हम पर हाथ भी नहीं उठाया। वाह, कभी हाथ नहीं उठाया। जबकि हम जिस मध्यम बल्कि निम्न मध्यम वर्ग के थे, वहां बच्चों की रोज पिटाई होना मामूली बात थी, रोज पिटाई, और बुरी तरह डंडे से पिटाई होना। लेकिन हमारे माँ बाप ने कभी हाथ तक नहीं लगाया पीटने के लिए। मतलब इतना सा भी जो है ना प्यार से किया होगा, कभी पीटने के लिए गुस्से में इतना भी नहीं किया। तो फिर जब आपको कोई दंड नहीं देता है ना, तो उसके दंड से आपको डर लगता है कि वो नौबत नहीं आए। तो एक तो कारण यही रहा। दूसरा क्या, एक और है, वो भी प्रमुख कारण है। देखिए, जब पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने 18-19 बरस की उम्र में, तब थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। तो फिर भी जहां तक मुझे याद है, शायद मैंने बरसों तक अपने पैसे से फिल्म नहीं देखी थी, मित्र ही दिखाते थे। लेकिन तब थोड़ा, चूंकि मैं बतौर अध्यापक शिक्षक हो गया था, थोड़ा बाहर निकलना, काम करना शुरू किया, तो एक छूट ले ली। लेकिन वो भी शुरू के वर्षों में चोरी छिपे, कि घर वालों को पता नहीं चले। लेकिन उससे पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिल्कुल एक अकेलेपन वाले परिवार का सदस्य होने के नाते कोई ऐसी संगत नहीं थी कि किसी के साथ जाकर देखते, और फिर फंडिंग कहाँ से होती, और उस उम्र में, उस दौर में हमारा खर्च कौन उठाता। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि उतना हौसला नहीं था कि अकेले चले जाएं। हालांकि 4th कक्षा में था, तब एक मित्र है, वो रिश्तेदार भी था निकट का, मोहल्ले में भी रहता था। उसने कहा साहब मैं क्रांति फिल्म देख कर आया हूँ, 4th क्लास में जब मैं था। तो और वो बताता भी था कि देखो उस फिल्म में ये सीन था, ये सीन था, ऐसे तीर चलता है, ऐसे। फिर 6ठी 7वीं में आए तो 6ठी में बेताब फिल्म का वो साथ वाले मित्र देख के आए। लेकिन उनकी और हमारी पारिवारिक और घरेलू और आर्थिक जो स्थितियां हैं, वो बहुत अंतर। तो ये 2 कारणों से। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, जब वो देखने का दौर शुरू किया कि फिल्में थोड़ा देखना शुरू की, बाहर निकलना, बस उसके आसपास में दोनों थिएटर बंद हो गए। अगर वो थोड़ा भी चलते तो शायद मैं वहां भी
देख लेते। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, तो मेरे सपनों में आज भी प्रकाश चित्र और मिनरवा, ये 2 थिएटर आज भी आते हैं, ऐसा नहीं ये बंद हो गए। एक चीज और है, आपके परिवार में सिनेमा देखना एक दंडनीय अपराध था, तो आपके अंदर सिनेमा के प्रति जुनून कैसे पैदा हो गया? इस सवाल के जवाब के लिए मैंने खुद को बहुत बार टटोला, तो अगर ठोस रूप से कहीं मैं पहुंच पाऊं तो इसका जवाब ये होगा कि ये जो गलियों में जो तांगे वाला घूमता था ना रिलीज फिल्म का प्रचार करने के लिए, तो वो जब मैं पोस्टर देखता था, तांगे वाले के वो छोटे पोस्टर प्रिंटेड पोस्टर ही होते थे, वो कलाश्री वाले तो बड़े बड़े वो होर्डिंग टाइप, वो तो अलग होते थे। तो जो प्रिंटेड पोस्टर होते थे, तो पोस्टर देख, अच्छा वो लाउड स्पीकर में उसके गाने चलते रहते थे। डायलॉग का दौर तो शोले के बाद है, उससे पहले डायलॉग नहीं चलाता था ऑटो वाला, ये तांगे वाला। वो देखकर मुझे लगता था कि ये बड़ी अद्भुत दुनिया है, ये क्या होता है, एक अबूझ पहेली, रहस्य। तो आप भी जानते हैं, एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर आप कहीं कोई रहस्य रखेंगे तो उसके प्रति अधिक उत्सुकता और जिज्ञासा होती है। तो वो उस वक्त दिमाग में एक खल पैदा हो गया कि यार ये क्या भला है, ये क्या होता है। अच्छा, इसमें ये गाने संगीत, हिंदी सिनेमा के संगीत से जो मेरा जुनून का रिश्ता है कि मैं सोता हूं रात को तो मेरे सिरहाने गाने बजते हैं। मैं छोटा था तब रेडियो तकिए की जगह रखकर सोता था, रेडियो तकिए की जगह, पर माता जी वो बाद में वो हटाकर बंद करती थी। अब भी श्रीमती जी जो हैं वो रात को पता नहीं कब उठकर कभी बंद कर देती है, कभी रात भर गाने बजते रहते हैं। और मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड में गाने बजते हैं। मैं पढ़ाई करता था ना, नोट्स बनाता, याद करता, मेरे बैकग्राउंड में रेडियो, बाद में टेप रिकॉर्डर है, बजता रहना चाहिए था। तो वो पोस्टर देखता था तांगे पर टंगे हुए, वहां से जुनून पैदा कि ये क्या चक्कर क्या, ये चीज क्या है, ये फिल्म क्या होती है, ये सिनेमा स्कोप क्या होता है, ये गेवा कलर, जेमिनी कलर, फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ये क्या होता है, ये धर्मेंद्र कौन है, ये दिलीप कुमार कौन है। मुझे आज भी याद है, एक तांगा निकला, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का पोस्टर। तो मैं देखता था ये देव आनंद क्या है, क्योंकि थोड़े समय पहले वो पोस्टर निकला था जिसमें देवानंद लिखा हुआ था जी, देवानंद, और उस पोस्टर में लिखा देव आनंद। इनका वो आदमी कौन था, ये आदमी कौन है, शक्ल तो मिलती है दोनों की। अब हम छोटे तो अपने स्तर पर भी तो जासूस बनते थे ना, खोपड़ी लगाने की कोशिश। तो मैं समझता हूं कि वो जुनून था, और उस जुनून के कारण तमाम अभाव, तमाम बंदिशें, कमजोरियां, गुर्बत, कोई मेरे इस जुनून को रोक नहीं पाया। तो इस जुनून को आपने कैसे विकसित किया, क्या क्या करते रहे फिर उसके बाद आप? और दूसरा सवाल एक और भी है कि 1994 आपने पहली फिल्म देखी, 1994 में बीकानेर में सिनेमा को जो स्थिति के हालात थे और अब जो हालात है, कितना फर्क आया है? मैं दोनों में से पहली बात पहले लूंगा कि देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा रेडियो का मेरा जुनून, अरे अच्छा रेडियो का जुनून हुआ कहां से, अब ये बात आपने पूछी, लेकिन ये बता दूंगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। ये है कि मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था, 7 साल की उम्र में, 6.5 7 साल, 7वां चल रहा था शायद, तो शनिवार को अंतिम कालांश जो होता था, लास्ट पीरियड, उसमें बाल सभाएं हुआ करती थी जी उस वक्त में। अब आजकल तो स्कूलों का फॉर्मेट ही बदल गया ना, तो मैं आगे बढ़कर कुछ न कुछ सुनाता था। मुझे आज भी याद है, हमारे बीकानेर के बाद में पता चला गीतकार थे भरत व्यास जी, उनका रानी रूपमती में गाना था, लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते। तो उसकी तर्ज पर मैंने तीसरी कक्षा में पहली बार बाल सभा में गाया था, आ लौट के आजा मेरे राम तुझे भाई भरत बुलाते हैं। क्या बात। मुझे आज भी याद है, मेरे साथ के जो पढ़ने वाले लड़के वो बरसों तक मुझे चिढ़ाते थे वो गाकर। अब सोचता हूँ वो चिढ़ाना नहीं था, मेरे लिए गर्व का विषय था कि देखो ये आ लौट के आजा मेरे राम, यूं चिढ़ाते थे। तो हुआ क्या कि मैं 6ठी कक्षा में गया, तो वहाँ
प्रार्थना सभा के बाद में लड़के खड़े और एक विद्यार्थी, कुछ ही दिनों की बात, एक विद्यार्थी समाचार बोलता था। तो अब साहब हम तो पता नहीं ईश्वर ने कुछ ऐसे ही विद्रोही स्वभाव डालकर भेजा था। 10-15 दिन के बाद कहा पीटीआई साहब से कि सर मैं भी बोलूंगा। बोले तुम भी बोलोगे? मैं भी बोलूंगा। क्या बोलोगे? समाचार पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। अच्छा, खैर कुछ इधर उधर होके उन्होंने उस लड़के को कह दिया कि तुम खेल समाचार पढ़ोगे और बाकी समाचार ये पढ़ेगा। तो पहले मेरा, फिर उसका नंबर, एक आज के विचार और सुविचार नाम से तो वो था। अब वो कैसे होता? उस वक्त राजस्थान पत्रिका नाम से अखबार छपता था, राष्ट्रदूत वगैरह थे, लेकिन जयपुर में छपता था तो बीकानेर में अगले दिन मिलता था। हमारे घर में अखबार आए, ये इतनी हमारी औकात नहीं थी। तो अब उस समाचार में कहाँ से करूं? तो पिताजी ने छोटा ट्रांजिस्टर ला कर दिया। तब उसमें वो मोटे वाले सेल, मोटी बैटरी हुआ करती थी, हाथीनुमा। तो मैं दोपहर 2:40 वाले धीमी गति के समाचार लिखता था। अगले दिन बोर्ड पर लिखना, फिर प्रार्थना सभा में बोलना। उस वजह से मेरी लिखावट भी सुधर गई। लेकिन बाद में लगा, अच्छा वो खेल समाचार आते थे शाम को 7:10 पर, तो वो मैं नहीं करता था। फिर 8:45 बजे रात को समाचार आते तो मैं वो भी लिखता। फिर धीमे धीमे 2:40 वाले तो धीमी गति के छोड़ दिए, मैं तेज लिखने लगा। मैं बात कर रहा हूँ 82 की, और 80 का, ये जो 80 से पहले दौर लाइसेंस वाला, रेडियो का लाइसेंस खत्म हो गया था। मैं उस पे आना चाहूंगा और मैं वाकई इस चीज को बताऊं कि 1975 क्या जो विश्व कप हुआ था, आईसीसी का क्रिकेट विश्व कप, तो मैंने सुना है बुजुर्गों से। मैं तो उस समय बमुश्किल 4था साल चल रहा था, तो मुझे तो ऐसी कोई याद नहीं है कि हमारे मोहल्ले में भी कहीं रेडियो था क्या, लेकिन सुना बड़े बुजुर्गों से कि उस वक्त पूरे शहर में, बीकानेर बहुत छोटा शहर था तब भी, तो चंद लोगों के पास रेडियो थे और वे क्या करते, बीकानेर और एक और जर्मनी में शहर है, 2 ही शहर दुनिया में जहां चौक में पाटे लगे हुए हैं, लकड़ी के पाटे बड़े बड़े, तो पाटों पर चौक में बैठ जाते और आसपास लोग इकट्ठा हो जाते और कमेंटरी सुनते। ये 83 की कमेंटरी तो मैंने भी सुनी, लेकिन तब लाइसेंस हुआ करता था रेडियो का, बाकायदा टेलीविजन का होता था भाई, टेलीविजन का लाइसेंस लेना पड़ता था और रेडियो का भी तब लाइसेंस होता था। लेकिन इस दौर तक वो हट गया था, तो ट्रांजिस्टर उन्होंने ला के दिया। तो फिर वो मैंने 2:40 वाले धीमी गति कटाई, मैं तेज लिखने लगा। अब हुआ क्या, अब मैं स्कूल से दोपहर में आ जाता और शाम को 5 बजे, क्योंकि वो छोटा ट्रांजिस्टर था ना, तो मीडियम वेव ही पकड़ता था, शॉर्ट वेव पकड़ता नहीं था। तो शाम को 5 बजे युवाणी शुरू होती तो गाने आते, 6:30 बजे राजस्थानी लोकगीत आते, उसके बाद में 8:45 बजे मैं वो सुनता, उससे पहले 8:15 बजे फिर गाने आते, 9:15 बजे फिर गाने आते, 10 बजे कभी रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आता। तो ये जो गाने, अच्छा रविवार को गाने आते थे 10 बजे से आकाशवाणी में, तो वहां से वही गाने क्या है, क्योंकि वो जो तांगे वाला घूमता था फिल्मों के प्रचार के लिए, वो तो यहाँ सुरक्षित था, और ये ट्रांजिस्टर पर तो साहब गानों का जुनून अब बढ़ गया। अब वो ट्रांजिस्टर तो मिला किसके लिए, ट्रांजिस्टर मिला समाचार लिखने के लिए, लेकिन बंदे ने उसका ट्रांसफर कहां कर दिया, गानों में शिफ्ट कर दिया उसे, और क्रिकेट कमेंट्री में कर दिया। अब क्रिकेट का एक वक्त में थोड़ा सा जिक्र करके हट लूं, एक वक्त में इतना ज्ञान और इतना नॉलेज था कि वो साथ के लड़के कहते यार स्कोर कार्ड जानना पूछना है, क्रिकेट का कोई रिकॉर्ड जानना है तो इससे पूछो, और फिल्मों में भी ये बात हो गई थी। तो जो म्यूजिक है, हिंदी सिनेमा का संगीत, वो वहां से। और उसके बाद हालत ये हो गई थी कि सुबह स्कूल जाना, अभी सोना है, गाने बज रहे हैं, सिराने रेडियो पड़ा है, गाने बजते मुझे नींद आ जाती। और आज भी है, अगर आप मुझे नींद से जगाना चाहते हैं तो मेरे सिराने जो संगीत चल रहा है, फिल्म म्यूजिक, वो बंद कर दीजिए, मैं जाग जाऊंगा। अच्छा। उल्टा होता है लोगों के, बंद करने से सो जाते हैं, चलाने से जागते हैं, मेरे इसका मामला नहीं बैठता, उल्टा बैठता है। वो जो ट्रांजिस्टर था 1982 में पहला ट्रांजिस्टर, तो वहां से फिर फिल्म संगीत जो है, और ये जुनून किस हद तक बढ़ा आपको जानकर हैरत होगी कि विविध भारती वो जो ट्रांजिस्टर है वो शाम 7 बजे से पकड़ना शुरू कर देता था। 7:10 के आसपास
और जैसे जैसे रात होती तो वो बहुत क्लियर हो जाता था। वीर भारती और उर्दू सर्विस भी, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस भी पकड़ लेता था। अब होता था क्या, होता था कि साहब किसी ने एक बार चस्का लगा दिया बिना का गीत माला का। अब वो 7 बजे आती थी बिना का गीत माला। अब आप आज भी डायरिया पढ़िए, मेरे पास संभाली हुई। अब आप देखिए जुनून की हद क्या थी कि बिना का गीत माला, बिना नागा नोट करना कि ये 1 2 3 4 5 ये 10 गाने हैं ऐसे। फिर वो बताते कि पिछले साल ये गाने रिटायर, तो वो भी नोट करना। गाना इन्हें तो उसका पायदान, कौन से पायदान पर, फिर गाना, उसके बोल, फिर उसके गायक कलाकार, फिर उसकी फिल्म, फिर उसके गीत संगीत, ये सारे हर हफ्ते नोट करना। वाह। और ये उस उम्र में कि जब बच्चा स्कूल से आता है, एक निम्न मध्यम वर्ग का परिवार का बच्चा, जिसको शाम को होमवर्क भी करना है, अगले दिन के समाचार भी लिखने, अगले दिन की तैयारी भी करनी है। और मैं स्कूल में अपने मास्टरों का फेवरेट भी था, ये और है, मैं पढ़ने में भी बड़ा अच्छा रहा हूं। तो लेकिन उसके बीच में ये जो वहां से ट्रांजिस्टर और मेरा जो याराना है, इसने हिंदी सिनेमा के संगीत से मेरा जो ताना बाना जोड़ा है, मुझे लगता है इस जन्म में तो आखिरी सांस के साथ ही छूटेगा। ये वहां से शुरू हुआ। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अब आपकी उस पर आता हूं। आज के बीकानेर में वो जो थिएटर बंद होने के बाद की बात है, मैं समझता हूं कि अभी जैसे 2 मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं। अब आप जानते हैं मल्टीप्लेक्स में 200 250 300 सीटें होती हैं, और सुना है कि वो सूरज टॉकीज की जगह दूसरा टॉकीज ही बनने जा रहा है। पर आज के दौर में कमाई का लिहाज ये कि मल्टीप्लेक्स ही बनाओ, क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर वालों ने तो ये देख लिया ना कि भाई अगर आपकी फिल्म नहीं चलती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए घाटे का सौदा, तो उतरेगी तो दूसरी लगेगी। अब मल्टीप्लेक्स में से स्क्रीन पर ये चल रही है, दूसरे स्क्रीन पर दूसरी चला दो, कुछ ये कमा के देगी, कुछ वो कमा के देगी। और मल्टीप्लेक्स में तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की कमाई होती है ना, बर्गर की, पिज्जा की होती है। फिल्म की कितनी कमाई, टिकटकार उसका खर्चा देख लीजिए। तो बीकानेर में अब अफसोस होता है, क्योंकि अब बीकानेर सिनेमा घरों के लिहाज से वीरान हो चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से और सही अर्थों में कह रहा हूं, वीरान हो चुका है। और अफसोस की बात सिर्फ बीकानेर शहर तक नहीं है, बीकानेर जिला ही नहीं, बल्कि बीकानेर संभाग में ये चारों थिएटर बहुत बड़ा अपना मकाम रखते थे, वो खालीपन हो गया। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, ये संभाग चारों जिलों में ये बहुत बड़ा खालीपन है। तो आज बीकानेर वीरान है सिनेमा घरों के लिहाज से। वो 2 मल्टीप्लेक्स एक कैंपस में चल रहे हैं, तीसरा ये बनेगा, तब देखा जाएगा क्या कुछ कैसे। लेकिन जरूरत तो इस बात की है, और मैं तो इस कल्चर का हामी हूं कि सिंगल स्क्रीन थिएटर कम से कम एक शहर में एक तो होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। और 900 1000 1100 इतनी सीटों का, क्योंकि वो जो एक आनंद आता है ना, देखिए क्या है, जैसे क्रिकेट का असली मजा टेस्ट मैच में है। क्रिकेट का T20 एक और बात है, सिंगल ये जो मल्टीप्लेक्स, ये T20 है, वनडे तो कुछ है ही नहीं। और वो जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है ना, आज भी असली हिंदुस्तान यहां देखता है फिल्में, ये टेस्ट मैच है। असली आनंद अगर देखना है थिएटर का, पर्दे का, थिएटर के वातावरण का, वहां जितनी ऑडियंस बैठी उसका, तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक शहर में एक सिंगल स्क्रीन थिएटर होना चाहिए, और बीकानेर भी होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कोई धनपति, कोई धन कुबेर, कोई सक्षम आर्थिक रूप से प्रबल व्यक्ति इस मामले में आए और थोड़ा सा आर्थिक जोखिम ले, तो शुरू हो सकता है कि उसको थोड़ा जोखिम लगे, लेकिन लंबी दूरी में वो घाटे का सौदा तो नहीं होगा, इतना तो तय है। लेकिन आज बीकानेर की सिनेमा घरों के लिहाज से हालत देखा जाए तो बेहद अफसोसनाक है। बीकानेर एक ऐसी जगह रही है, एक सा शहर रहा है जहाँ से कई हस्तियाँ बाहर आईं, गीतकार, प्रोड्यूसर भी निकले, फिल्म कलाकार भी निकले। उन्होंने हिंदी में भी काम किया, राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया। किन किन हस्तियों के बारे में आप जानते हैं और किन से आपकी मुलाकातें हुई थी? देखिए, मैं जानता कईयों के बारे में हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा है कि बमुश्किल 2-3 लोगों से ही मेरी निजी
भेंट हो पाई है। निजी परिचय, निजी संबंध जैसा तो अवसर आया ही नहीं। देखिए, बीकानेर के सिनेमा से जुड़ाव के मामले में देखें तो शख्सियतों में सबसे बड़ा नाम जो है वो भरत व्यास का आता है जी। और पंडित जी का क्या योगदान है उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप में से लगभग 90% लोग जानते हैं। बस एक वाक्य कहकर बात छोड़ दूंगा कि वी शांताराम जैसा गुणी आदमी किसी को यहां बिठाता तो समझ सकते हैं कि वे भरत व्यास क्या थे। और अगर एक गीतकार के नाते उनका गाना, फिल्मों में तो गाना ही कहेंगे, स्कूलों में प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया जाता है, मालिक तेरे बंदे, मैं समझता हूं कि पर्याप्त है। अच्छा, एक और है, गुणवत्ता ही नहीं बल्कि संख्यात्मक रूप से भी भरत व्यास जी ने बहुत काम किया, संख्या भी फिल्मों की और गानों की। फिर उन्होंने राजस्थानी में भी रामू चंद्रना जैसी फिल्में लिखी, बनाई, बाबा रामदेव से उनका जुड़ाव। उनके बाद उन्हीं के छोटे सगे भाई B.M. व्यास साहब जबक वगैरह फिल्मों में, दो आंखें 12 हाथ में, वो अक्सर खलनायक की भूमिकाएं करते थे। और आप ये देखिए ना कि B.M. व्यास जो है, जब एक दौर हुआ करता था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ऐतिहासिक भूमिकाओं वाली बात होती थी, तो महिपाल, जोधपुर वाली महिपाल भंडारी, अनीता गुहा, तो खलनायक के रूप में B.M. व्यास ही प्राथमिकता होते थे और संगीतकार रूप में फिर चित्रगुप्त या SN त्रिपाठी, इन लोगों को लिया जाता था। ये एक सेटअप बन गया। जबक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है साहब, है ना। तो उनके बाद में इतने बड़े नाम को खोजना बीकानेर के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बेगम पारा का संबंध बीकानेर से था। अच्छा। हाँ, दिलीप कुमार की भाभी और अपने जो सलामी फिल्म वाले हैं ना, आसिफ, हाँ, है ना। तो बेगम पारा जो है, इनका पीहर बीकानेर था और इनके पिताजी जो है बीकानेर के कोर्ट के जज रहे। अब मैं फिर बता दूं, बेगम पारा दिलीप कुमार की सगी भाभी, नासिर खान साहब की बीवी, इनका था ऐसे ताल्लुक। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीकानेर से ताल्लुक बहुत वैसे तो नहीं रहा, लेकिन कहीं कहीं पैदाइश का ताल्लुक है वो रेशमा का। अच्छा। लेकिन रेशमा की पहचान पाकिस्तानी कलाकार के रूप में याद आ रही, तो बीकानेर इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन B.M. व्यास के बाद में मैं जिस नाम का उल्लेख करना चाहूंगा, क्वालिटी तो देखा जाए, गुणवत्ता तो उस हिसाब से बड़ा नाम, एक संख्यात्मक रूप से छोटा, मिर्जा गालिब वगैरह में, लेकिन पाकीजा में जिन्होंने धमाल मचा दिया था, गुलाम मोहम्मद, वाह, बीकानेर के थे। मतलब वो एक ऐसा नाम है कि भरत व्यास, B.M. व्यास की तरह उसका क्रेडिट बीकानेर ले सकता है, ऐसे थे। बेगम पारा का क्रेडिट तो नहीं ले सकते, उनका करियर भी उतना ही था। लेकिन 4-5 फिल्में या शायद 6 फिल्में वाले गुलाम मोहम्मद थे, मगर उनके खाते में मिर्जा गालिब आती है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म आती है, तो दूसरी तरफ ये भी आती है पाकीजा, तो खैर कौन नहीं जानता। और यहां मैं एक बात और बता दूं कि जब बरसात फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी, शीर्षक गीत बरसात में मिले हम सजन हमसे मिले, तुम तुमसे मिले हम बरसात में, तो यहाँ इस गाने में कहा था तक दिना दिन। ये जब चल रहा था तो रात का वक्त था और शंकर जयकिशन बिल्कुल पहली फिल्म थी, तो ये तक दिना दिन में ताल सही नहीं बैठ रही थी। तो क्या किया जाए, रिकॉर्डिंग रुक गई। अब सारे ही नए लोग थे ना, राम गांगुली तो आग फिल्म में छोड़ गए थे, तो किसी ने सुझाया कि यार फला फला जगह एक ढोलक और तबला वादक रहता है, उसे बुलाओ, वो ये जो तबले का और ढोलक का मामला यहाँ इसको ठेका सही दे देगा, उसके लिए सही शब्द है ठेका। तो वो थे गुलाम मोहम्मद। आधी रात को, अच्छा उस वक्त वो वाले फोन तो कहाँ थे साहब, चौल में रहते थे गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद साहब जो है, उनके घर चौल का दरवाजा खटखटा गया, उठा के गाड़ी में डाल के लाए, बोले साहब रिकॉर्डिंग रुकी पड़ी है शंकर जयकिशन। अच्छा एक बात और है, शंकर जयकिशन से सीनियर थे गुलाम मोहम्मद। अच्छा, रामलाल भी सीनियर थे, सेहरा वाले। खैर, तो लाए और गुलाम मोहम्मद ने वो ठेका बजाया और बजा के उसे ओके करवाया। तो फिर इतना बड़ा नाम मिलता नहीं है। अगर हम उसके बाद में देखें तो चांद परदेशी,
अब बाद का मतलब सीनियरिटी का नहीं, सीनियरिटी के लिहाज से तो देखिए चांद परदेसी ने परदेसी नाम से एक फिल्म में संगीत दिया था, वो थी बंजारन। उसका एक गाना है जो अपने यहीं पर आधारित है, राजस्थानी लोक धुन पर, और वो गाना है चंदा रे मोरी पतियां ले जा सजनी को पहुंचाना रे। मुकेश जी और लता जी का गाना है, पंडित मधुर का ये गीत है, ठीक है। और परदेसी नाम से संगीत दिया, बंजारन फिल्म। और इस फिल्म, ये 60 के दशक की फिल्म है। इस फिल्म के इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल परदेसी के सहायक थे। तो सीनियरिटी तो खैर बहुत थी, लेकिन परिमाण के हिसाब से उन्होंने एक बार चले आओ उस फिल्म में अनजान साहब और समीर का भी गाना, टाइटल सॉन्ग समीर का ही है, फिर दिल ने पुकारा एक बार चले आओ। तो उसके तो जो प्रोड्यूसर थे वो भी बीकानेर के थे, ठीक है। और उन्होंने इन इंडिया टुडे करके 2-3 फिल्में और भी बनाई थी। उनका ठीक ठाक नाम था। परदेसी के बाद में कमल राजस्थानी, जिन्होंने अनवर को पहले बार चांस दिया था, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। अनवर जो रफी साहब से मिलती जुलती आवाज वाले थे, अरशद वारसी के सगे बड़े भाई, अरशद वारसी सगे तो नहीं, हाँ सौतेले बड़े भाई, हाँ लेकिन बड़े भाई। तो अनवर को तो कमल राजस्थानी। हाँ, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने जिनसे शास्त्रीय संगीत गायन सीखा। हाँ, मैं ये भी बता दूं, मैंने हाँ लगभग मैंने 2.5 साल 90 से 92 के बीच में शास्त्रीय संगीत गायन के लिए सीखा था। डॉक्टर रामकृष्ण महेंद्र उनका उपनाम तखल्लुस था। बड़ा अच्छा गाते थे। महेंद्र इसलिए कि उनकी आवाज महेंद्र कपूर से मिलती जुलती थी, तो वे डॉक्टर रामकृष्ण महेंद्र कहलाते थे। तो उन्हें एक फिल्म बन रही थी गैरतमंद, जितेंद्र, ऋषि कपूर, ये लोग थे। उस फिल्म में म्यूजिक के लिए कमल राजस्थानी जी को बुलाया गया। तो वही जो जिन्होंने अनवर से गवाया था, है ना, कस्बे हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार लाए चले गए, वो जो गजल गवाई थी। तो कमल राजस्थानी साहब जो है, मेरे गुरुजी बीकानेर में नथुसर गेट एक क्षेत्र है, उसके अंदर की तरफ वहां रहते थे। और उससे थोड़ा ही दूरी पर, बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर शीतला गेट बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो वहां वो कमल राजस्थानी रहते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि कुमार चल तुझे मिलवाता हूं। तो वो रिहर्सल के लिए वहां गए, उनके घर बातें हो रही थी। और ये जो जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये गाना मुझे पूरा याद है। ये गाना जितेंद्र पर मुन्ना अजीज ने गाया था, बिल्कुल यही गाना, और ऋषि कपूर के लिए रिकॉर्ड किया गया था डॉक्टर महेंद्र के, मेरे गुरुजी की आवाज में। और मेरे महबूब ढूंढा तुझे गली गली, डगर डगर तेरे बिना उदास है जिंदगी शामों से। तो वो तो कमल राजस्थानी साहब से वहां मेरा निजी परिचय हुआ। ये मैं जानता हूं कि ये एकमात्र भेंट थी, मगर बड़ा स्नेह दिया उन्होंने, बड़े प्यार। अच्छा, चूंकि मेरे गुरुजी ने कह दिया कि ये कीड़ा है हिंदी सिनेमा का, संगीत का कीड़ा, ये कहा था उन्होंने सही सही। तो फिर वो बातें, मैं तो बच्चा ही था ना साहब, मेरी उम्र क्या थी, 19 साल। कमल राजस्थानी कितने सीनियर, एक 19 साल का लड़का छोकरा, लेकिन उन्होंने बड़ी बातें की और मुझे लगा कि मुझे भी रुचि आ रही। तो उसके बाद में अगर मैं देखूं, बाद का मतलब ऐसे में, तो बलभेष दिवाकर गीतकार, जिन्होंने हिंदी में कम लिखा, राजस्थानी फिल्मों में गाने लिखे। तो वो बीकानेर रहते वैसे नहीं थे, पर बीकानेर श्रेय ले सकता है कि बलभेष दिवाकर। फिर इकबाल जी हुआ करते थे कि जो, जैसे मैंने कहा ना, एक बार चले आओ फिल्म के निर्देशक इनके छोटे भाई। मेरा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मुझे कहा, मेरे एक नाटक के डायरेक्टर थे, तो उनके माध्यम से मिले, बोले साहब मेरे लिए एक फिल्म लिखो। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ फिल्मों में गाने भी लिखे, स्क्रिप्ट भी लिखी, राजस्थानी में, हिंदी में, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि वो रिलीज के लिए पर्दे पर नहीं आ पाई। लेकिन लिखे मैंने 1992 में सबसे पहले मैंने एक राजस्थानी फिल्म के लिए गाने लिखे। और तब जो थे आत्माराम ठाकुर, मैं नाम ले रहा हूँ, बाकायदा गुजराती में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते, एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करते थे। लक्ष्मी थिएटर अहमदाबाद से उनका जुड़ा होता था। तो वो पहली बार डेब्यू करे थे, और अनिल मोहिले को उस फिल्म के लिए संगीतकार लिया गया था। अनिल मोहिले उस समय बड़ा नाम थे मराठी में, और आज भी साहब उनके पुत्र भी अब तो खैर बहुत बड़ा नाम है। तो वो इकबाल जी के लिए मैंने एक फिल्म लिखी थी, बाद में खैर वो दुनिया में नहीं रहे, उनसे मेरा निकट का परिचय था। और उसके बाद में छुटपुट काम तो खैर कुछ लोगों ने किया है, लेकिन
वहां जाकर बाद की पीढ़ी में मेरे छोटे भाई की तरह लाडले हैं नीरज राजू पुरोहित। उन्होंने अच्छा काम किया, कर रहे हैं। और बीच में एक आध बंधु और जैसे दीपक पारिक भी अभी है, तो मेरे ये भी प्रिय रहे हैं थिएटर के मामले में। ये दोनों मेरे बाद की पीढ़ी के हैं, कुछ बरस बाद के हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बीच में एक और बंदा था नवल व्यास, अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, उसने एडवर्ट भी किए, लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी कि वो लौट आया। तो अभी बीकानेर में आज की तारीख में बात करूं तो 2-4 लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके बीच में एक नाम और लेना चाहूंगा, बल्कि 1-2 नाम ले लो कि खानदान के। एक तो राजा सागर, ठीक है, राजा हसन, है ना। तो राजा सागर इसलिए कि उसके पिताजी जो है वो रफीक सागर साहब, अब तो अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ है। तो याद होगा क्षत्रिय फिल्म में गाना था कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, सुपने में सखी देखियो रे नंद गोपाल। वो फिल्म में तो सीक्वेंस ये है कि गाना पलने में झुलाते समय बच्चा पैदा होता है, पता नहीं दिव्या भारती थी या सनी देओल या संजय दत्त, इनमें से कोई था, तो पैदा होते तो झुलाते समय वो गाना जो है वो रफीक सागर साहब का था। रफीक सागर से मेरा बहुत गहरा वैसे संबंध नहीं था, लेकिन संबंध ये था कि मैं तब बीकानेर में जागरण होते हैं भाद्रपद मास में, तो मैं वहां जागरण मन संचालन करता था, तो कई बार उन्होंने मेरे मन संचालन में गाया है। यहाँ मैं जिक्र ये भी कर दूं कि बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ी प्यारी आवाज थी, संदीप आचार्य, बदकिस्मती से दुनिया में नहीं, इंडियन आइडल का विजेता, वो मेरा लाडला था। लाडला इस मायने में कि एक जगह मैं मन संचालन कर रहा था, तो संदीप जो है उसके लिए मुझे कहा गया, ये लड़का उदित नारायण जैसी आवाज है, इसे गवाइए। तो मैंने अपने मन संचालन में उसे गवाया था। शायद पहली दफा उसने स्टेज पे परफॉर्म किया था, पर उसकी हिंदी फिल्मों में पारी इतनी चली नहीं, परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। तो कुल मिला के म्यूजिक की, हिंदी सिनेमा के संगीत की दुनिया में भरत व्यास जैसा नाम या और बात करें तो वो एक खालीपन है। हाँ, एक्टिंग में 2-4 लोग कर रहे हैं। आपने बताया कि पृथ्वीराज कपूर अपनी थिएटर कंपनी के साथ थिएटर करने यहाँ आए बीकानेर में, तो बीकानेर में थिएटर करने वालों की क्या स्थितियाँ रही हैं? कभी किसी से परिचय रहा आपका या बात चर्चाएं हुई हैं आपकी? हाँ, मेरे जीवन में मेरा परम सौभाग्य का विषय है कि मैं खुद लेखक, निर्देशन भी किया 2-4 नाटकों का, और कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ। मैंने 2-4 तो नहीं, 7-8 नाटकों में अभिनय भी किया है। और मैं अब 2 मिनट यहाँ एक खास चर्चा करना चाहूंगा। हिंदी नाटकों की दुनिया में सबसे ज्यादा एक पात्री नाटक मेरे हैं। वाह, सबसे ज्यादा। और राजस्थानी का पहला एक पात्री नाटक मैंने लिखा 1997-98 में। और राजस्थानी में नहीं, हिंदी में ही, दोनों भाषाओं में पॉलीड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक नाटक की ब्रांच मैंने शुरू की है। वाह, ये क्रेडिट कम से कम बीकानेर वाला हूँ, जयपुर वाला हूँ, तो बीकानेर वाले के रूप में भी मेरे खाते में डाल सकते हैं, जयपुर वाले के रूप में भी डाल सकते हैं। थिएटर में देखिए ऐसा है कि बीकानेर का थिएटर बहुत समृद्ध रहा है। मतलब इतना समृद्ध रहा है कि उत्तर भारत में ईर्ष्या के काबिल रहा है। अच्छा, समूचे उत्तर भारत में मैं समझता हूं इतना समृद्ध थिएटर जितना बीकानेर का रहा है और आज भी है, इतना समृद्ध थिएटर आपको बनारस में मिलेगा, आपको सोलन में मिलेगा, रामपुर में मिलेगा, उत्तर प्रदेश वाले रामपुर में, दिल्ली तो खैर मिलना ही है, बाकी आपको बमुश्किल कहीं मिलेगा। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। जयपुर का थिएटर बीकानेर के थिएटर को टक्कर जरूर देता था किसी वक्त में, लेकिन फिर भी वो उसकी जड़ें बहुत गहरी थी साहब। देखिए, मैं बात करूं ना अगर, तो ठीक है, पृथ्वीराज कपूर साहब तो पूरे देश में घूम घूम कर अपनी कंपनी, उनकी तो मोबाइल कंपनी थी, मोबाइल कंपनी थी। मोबाइल से आज की पीढ़ी फोन समझ लेती है। सही है। ये जो है, ये जो है, ये मोबाइल फोन है, मोबाइल नहीं है। मोबाइल का अर्थ होता है चलित, बिल्कुल चलती फिरती। तो मोबाइल थिएटर कंपनी उनकी होती थी। बीकानेर में थिएटर की जड़ है, मैं मोहन सिंह मधुप से भी पहले की मानता हूं। अब मोहन सिंह मधुप क्या है, मेरा सौभाग्य है कि मेरा इनसे सीधा 2-4 बार का भेंट का मामला रहा है। ये मेडिकल कॉलेज में, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट हुआ करते थे। वहां पेंटरों की भी पोस्ट होती थी, आज भी है, तो वहां सीनियर आर्टिस्ट थे।
तो 4-5 बार इनसे भेंट भी हुई। और ये दिल भी तेरा हम भी तेरे जो फिल्म पहली बार धर्मेंद्र को रोल मिला, अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म, उस फिल्म के रोल मिलने के वक्त में धर्मेंद्र के संघर्ष के साथी थे। अच्छा। मोहन सिंह मधुप। तो थिएटर बहुत किया उन्होंने, उनकी टीम ने किया। मैं उसी वक्त के अगर लक्ष्मी नारायण माथुर साहब की बात करूं, बहुत बड़े थिएटर कर्मी थे। और लेखन परंपरा में अगर मैं बात करूं तो साहब निर्मोही व्यास बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, निर्देशक अभिनेता भी रहे। लेकिन लेखन की बात करूं तो बीकानेर में लक्ष्मी नारायण रंगा बहुत बड़ा नाम लेखन का। राजानंद भटनागर नाट्य लेखक के रूप में बहुत काम किया। और निर्देशन में तो ये लोग थे ही, अभिनय में भी थे। लेकिन कुछ इनके बाद की पीढ़ी में जिन्होंने निर्देशन लेखन किए, शुद्ध निर्देशकों में बात करूं तो एस डी चौहान, जगदीश सिंह राठौड़, प्रदीप भटनागर निर्देशन कम, ये तो आज भी सक्रिय है प्रदीप भटनागर तो। और इकबाल जी हैं, ये उनके बाद की पीढ़ी में मैं आ जाता हूं, मेरे साथ के लोग आ जाते हैं। देखिए थिएटर की बात करूं ना तो आजादी के पहले भी बीकानेर का थिएटर नाट्य आलेख, नाट्य निर्देशन और नाट्य मंचन अभिनय के दृष्टिकोण से, इन दृष्टियों से बहुत परिपक्व था। अच्छा। मैं बीच की पीढ़ियों में, मैं क्रम की बात नहीं कर रहा, सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन जैसे जैसे याद आ रहा है मैं जिक्र करना चाहूंगा अशोक जोशी का, नायाब एक्टर डायरेक्टर। रमेश शर्मा बहुत रेगुलर थिएटरिस्ट है। और मैं आज की तारीख में वेटरन कह दूं भले, क्योंकि अब तो इनके बाद में 2 पीढ़ियां और है जो बहुत सक्रिय हैं। मैं अगर इसी में लूं तो राम साई हर्ष जो है वे हैं, सुदेश व्यास है जो निर्मोही व्यास के सुपुत्र, अच्छे खासे संजीदा किस्म के डायरेक्टर हैं। मेरे साथ के लेखकों में मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, खासुल खास दोस्त हैं, हरीश बी शर्मा। तो हम लोगों ने थिएटर एक्ट कम किया, क्योंकि इतना वक्त हम निकाल नहीं पाते थे, हमारी अपनी समाजी और पारिवारिक मजबूरियां थी घर चलाने की। तो हमने लिखा बहुत, और वो लिखा हुआ मंचित भी बहुत हुआ। अब आप ये देखिए ना कि जयपुर में फ्राइडे थिएटर नाम से शुरू हुआ था पहली दफा एक कल्चर, जवाहर कला के अंदर एक कल्चर शुरू हुआ, एक रवायत शुरू हुई थी। तो ये रवायत शुरू हुई थी कि 28 अप्रैल या मई 1998 में। तो वो जो हुई थी तो उसमें पहले दिन 2 एक पात्रीय नाटक थे, उसमें पहला नाटक मेरा ही था, उगे हुए अंधेरे झूठ नहीं बोलते, उसमें एक्टिंग भी मैंने ही की थी। अच्छा। अब ये और है, निर्देशक जगदीश सिंह राठौड़ थे, सीनियर डायरेक्टर। तो बीकानेर में हर दौर में सूरज सिंह पंवार, मनोरंजक नाटकों की अगर मैं बात करूं और ये नाम भूल जाऊं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मनोरंजक नाटक देखिए क्या है, आप जब मराठी थिएटर की बात करते हैं तो आपको कई नाम याद आएंगे, लेकिन आप विजय तेंदुलकर को भूल नहीं सकते। और मराठी सिनेमा की बात आएगी तो मसाला मराठी सिनेमा के लिए आप दादा कोंडके को भूल नहीं सकते, जिनके नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि 12 या 13 गोल्डन जुबली फिल्में लगातार। बिल्कुल सही, भूल नहीं सकते। आपका उनसे सहमति असहमति का मामला हो सकता हाँ, है। उसी तरीके सूरज सिंह पंवार बीकानेर के थिएटर में मनोरंजक और मसाला नाटकों के लिए बहुत बड़ा नाम है। और साहब ऐसा कहा ही नहीं करते, मैं साक्षी हूं कि उनके नाटक जब शो होते हैं थिएटर हाउसफुल से भी ज्यादा हाउसफुल, मतलब लोग खड़े होकर। ये पंचामृत नाम से उनका एक आयोजन हुआ, 5 दिन लगातार उनके 5 नाटक हुए, 98 की बात है। तो उस वक्त तो मैं खुद उस आयोजन के की पर्सन के रूप में था, तो मैंने खुद देखा है खचाखच भरा थिएटर। और उसमें भी वो टिकट लगा दे तो टिकट लेकर आने को तैयार है, चंदा ले तो खूब चंदा देने को, खचाखच शब्द सही है। तो ये हर दौर में बीकानेर का जो थिएटर है बहुत समृद्ध रहा है। हालांकि वहां थिएटर मंचन के नाम पर वर्षों तक, दशकों तक छोटा सा टाउन हॉल होता था, जो शायद 300 साढ़े 300 की क्षमता होती थी, दोनों मिलाकर, गैलरी और मेन ऑडिटोरियम मिलाकर, थिएटर मिलाकर। और उसके बाद में अभी तो 2-2.5 दशक से उपलब्ध है रविंद्र रंगमंच भी। अच्छा।
लेकिन गर्व कर सकता है बीकानेर अपनी थिएटर की परंपरा पर, रंगमंचीय परंपरा पर। और मुझे इस बात का गर्व है, फख्र है कि उस परंपरा में एक गिलास जितना पानी ही सही, लेकिन इतनी भूमिका तो मेरी भी है। एक चीज और, आपने पहली फिल्म देखी 1994 में, 1900, और अब 2025 आ गया, करीबन 31 साल हो गए जी। इन 31 साल में आपने हिंदी सिनेमा में जो बदलाव देखा है जी। उसको किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जब मैं 94 की बात कर रहा हूं तो 90 से 99 के बीच का दशक जो है उसका भी ठीक ठीक बीच का हिस्सा है। और उस वक्त हिंदी सिनेमा जो है वो संगीत पर ही टिका हुआ था। मैं कहते हुए संकोच या गुरेज बिल्कुल नहीं करूंगा कि 90 का जो दशक था, मतलब बल्कि यूं कि 90 से 99 2000 तक के जो 10-11 साल का जो हिंदी संगीत था सिनेमा का, वो व्यर्थ गया। बड़े मीठे, बड़े प्यारे गाने, यानी कि 50 से 70 के जो दौर था स्वर्णिम काल, उसके बाद 70 से 80 में पतन की तरफ गए, लेकिन 80 से 90 तो मार धाड़ हिंसा वाली फिल्म है। तो उसके बाद जब ये जो दौर है ना, इस दौर में गाने बड़े मीठे थे, लेकिन जिन लोगों पर फिल्माए गए थे ना, या जिस तरीके की फिल्में थी, जो ऐसे लगता था इनके निर्देशकों को ये जो सिनेमा के संगीत की समझ ही नहीं है, ये क्या फिल्म आ रहे हैं, वो किस पर कैसे, बस वो तो राम बजो कि सिनेमा का संगीत ऐसा था जो सैलाब की तरह आया और फिल्मों को ले गया, सुपर डुपर हिट करवा दी। बहुत कम 2-4 फिल्में। असल में क्या है, 80 से 89 के बीच में उतरते 88-89 तक में हिंदी सिनेमा के ज्यादातर निर्देशक फिल्में बनाना भूल गए थे। हिंदी फिल्म हिंसा में वो क्या करते थे कि एक्शन पर दारोमदार रखते थे, 2-4-5 गाने हो गए, बस हो गई फिल्म। तो वो लोगों, उन लोगों को जब मिला ये सिनेमा का संगीत, तो उस 90 के दशक में उन लोगों ने फिर वो जो होता है ना कि किसी ने बीड़ी का नशा कर लिया, फिर बीड़ी छोड़ी तो सिगरेट पकड़ ली, फिर सिगरेट छोड़ी तो सिगार पकड़ लिया, लेकिन नशा तो वो अब भी कर रहा है, अब भी वो किसी और पर टिका है जी। तो वो संगीत के सहारे फिल्में तो क्वालिटी वाइज तब भी नहीं बनती थी। तकनीकी रूप से तो उस दशक में फिल्में थोड़ा समृद्ध होना आरंभ हुई। 2000 से इधर तकनीक हमारी समृद्ध हुई, लेकिन फिल्म मेकिंग मर गई। अब देखिए ना, 2000 से लेकर अब तक के 25 वर्षों में, अब 25-26 वर्षों में तकनीक हमारी जितनी समृद्ध हुई उतनी हमारी फिल्में रोबोटिक हो गई हैं। ऐसा लगता है फिल्में असेंबल की जा रही हैं। जी। यानी 90 के दशक में भी संगीत वाली भी, जैसे उसमें आपको अपहरण और राजनीति वाले प्रकाश झा नहीं दिखेंगे, दिल क्या करे वाले प्रकाश झा दिखेंगे। आप उन पर दांव खेल सकते हैं, आप तब भी सुभाष घई पर दांव खेल सकते हैं, आप तब भी इंद्र कुमार और अशोक ठाकरिया पर दांव खेल सकते थे। आपके पास कुछ, आप यशराज फिल्म साथ धर्मा प्रोडक्शन भी उस समय ठीक था, अब तो मैं नहीं मानता, ये थे कि जिनके दम पर आप कहते थे कि सुहानी फिल्में देखने को मिल रही हैं। और कुछ नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उनकी भूमिकाएं, मगर उसके बाद तो फिल्में पिछले 25 वर्षों से तो सिर्फ तकनीक पर आधारित संगीत मरता जा रहा, और अब तो मर चुका है। 12-15-18 वर्षों में तो अब कहाँ है। अब हालत ये हो जाती है कि आप तकनीकी रूप से सुदृढ़ फिल्में देख रहे हैं, VFX आ गया है, शानदार एक्शन देखते हैं, हॉलीवुड वाले एक्शन देखते हैं, लेकिन जो चीज वहां बांधे रखती है, सबसे पहली बात की स्टोरी टेलिंग, कहना जो है, फिल्म बोलती क्यों नहीं है, फिल्म गाकर सुनाती, संगीत सुनाती, ये दो चीजें गायब हो गई, जो कि 90 के दशक में भी थी। 90 के दशक की फिल्में भी आपको सुनाती थी संगीत, और बोलती थी, कहती थी, स्टोरी टेलिंग थी। अब आप देखिए ना, मामला तो यहां तक पहुंच गया है कि पूरी की पूरी फिल्म ही AI से बनाकर डाल दी गई है। जी। पूरी फिल्म, यानी कल को तो ये हो जाएगा, जैसे अभी 3-4 दिन पहले पढ़ा था कि रोबोट संतान पैदा करेंगे।
ये तो वही बात हो गई, एआई से फिल्में बना दो तो फिर तो किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो फिर तो हम मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, वीएफएक्स की भरमार हो गई है। हालत ये है कि 30 साल 40 साल 50 साल पुराना गाना रिमिक्स करके डाल रहे हैं, ये गरीबी बताती है। तो फिल्मों में तकरीबन 25 वर्षों से एक मरणासन्न भाव आ गया। आप 31 की बात करते हैं, मैंने वो 6 साल तो फिर भी उस खाते में डाल दिए कि 99 2000 तक तो फिर भी ठीक ठाक मामला बन जाए, लेकिन अब फिल्में जो है मरणासन्न अवस्था में है, और बहुत जल्दी अगर इस पर पानी के छींटे नहीं डाले गए तो ये डीप फ्रीज में नहीं चली जाएंगे। आपको सिनेमा का जुनून है, सिनेमा आप बहुत समझते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए कि सिनेमा फिर से एक बार पल्लवित हो जाए? पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी सिनेमा के संगीत पक्ष को दृढ़ किया जाए, इसकी मधुरता वापस लाई जाए। देखिए, एक आदमी बेहोश है ना, उसे होश में ले आइए, पहली बात ये है। उसके बाद उसके कपड़े गंदे हैं, बदल सकते हैं, गेटअप मेकअप दाढ़ी वाड़ी बना सकते हैं, नहला धुला सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन पहले होश में तो लाइए। हिंदी सिनेमा का संगीत, उसका मिठास जिंदा होना चाहिए। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधि संगीत है, वो है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। वो प्रतिनिधि, हिंदी सिनेमा का चेहरा, फेस ऑफ द म्यूजिक ये है। और वो क्या है, उनका रिदम सेक्शन, भारी भरकम रिदम है ना, इंस्ट्रूमेंटल भारी भरकम जो है वो सेक्शन, और फिर उसके बाद में उनकी धुनें, ये हिंदी सिनेमा का संगीत। और उसके बाद फिर दूसरा ठीक लगता वो आता है कि वो लोग आए जिन्हें स्टोरी टेलिंग की समझ हो जी। फिल्म मेकिंग बाद की बात है। मुझे आज भी याद आता है, मैं आपका 1 मिनट लूंगा, कि एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का मुहूर्त का दिन आ गया, मुहूर्त शॉट लिया जाना है, और अभी तक सेट पर तय नहीं कि डायरेक्शन कौन करेगा। मनोज कुमार साहब ने कई दिन पहले ही बुक कर लिया था प्रेम धवन को। प्रेम धवन भगत सिंह जी की माता दी से मिलकर आ गए थे, गाने रिकॉर्ड हो गए थे, और गाना था भी तूने रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, तेरा लाल मरकर भी जिंदा यहाँ, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, सरफरोशी की, गाने रिकॉर्ड हो गए भाई। प्रेम धवन ने मुहूर्त शॉट लेना है, डायरेक्टर ही तय नहीं है, क्योंकि गाने तो मनोज कुमार प्रेम धवन ने मिलकर बना लिए। फिल्म थी शहीद, फिर केवल शर्मा को तय किया गया, ऑन द स्पॉट की डायरेक्शन आप करेंगे, नाम में तो आपका क्या होता है। उसके बाद भी देखिए, उस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उस फिल्म ने भगत सिंह को घर घर पुजवा दिया, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग दर्शकों को फिल्म की कहानी बोलती है। वो जानते थे मेकर, फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखा जाए आप उसमें कमियां निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस फिल्म में भगत सिंह को घर घर पुजवा दिया। मगर नेताजी द फॉरगॉटन हीरो श्याम बेनेगल, सहारा प्रोडक्शन, संसाधनों की कमी थी? नहीं थी। श्याम बेनेगल छोटा नाम था? नहीं था। कितना बड़ा नाम, अकूत पैसा, फंडिंग थी, बैनर बड़ा था, पर दर्शकों को याद दिलवाना पड़ता है कि ऐसी भी कोई फिल्म बनी थी। तभी नेताजी पर क्या ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए थी कि जो घर घर पुजवा देती। लेकिन ऐसी फिल्मों की पहली शर्त होती है म्यूजिक, संगीत। चल चल रे नौजवान, आज हिमालय के चोटी से हम सब ने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, हा? आवाज दो हम एक है। इस तरीके की फिल्मों की पहली शर्त तो हिंदी सिनेमा, पहला तो संगीत, दूसरा स्टोरी टेलिंग, और तीसरा फिर आती है फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग तो उसमें थोड़ा कमी बेशी, यानी टेक्निकली ऊंच नीच रहेगा। हाँ। क्योंकि ये चीजें होंगी तो हिंदी सिनेमा फिर खड़ा होगा। और ये भी ध्यान दीजिए, कड़वी सच्चाई है, हिंदुस्तानी सिनेमा का प्रतिनिधि चेहरा हिंदी सिनेमा है, क्षेत्रीय सिनेमा बाद की बात है। बीकानेर शहर के साथ दो चीजें और जुड़ी हुई हैं। एक तो है धर्मेंद्र, जो कि सांसद रहे यहाँ से, जी। और दूसरा ये कि बीकानेर में हिंदी फिल्मों की शूटिंग बहुत हुई, लोगों को जी शूटिंग करने के लिए बीकानेर बहुत पसंद आया है जी। इन दो बातों का हिंदी सिनेमा में कितना अच्छा और कितना बुरा प्रभाव रहा?
पहले तो मैं ये बता दूं कि धर्म जी और उनका परिवार हमेशा इस बात का ऋणी रहेगा बीकानेर का कि उनके बाद तो फिर वो सीट ही जो आरक्षित हो गई अनुसूचित जाति के लिए, तो वे वहां से सामान्य वर्ग के आखिरी उम्मीदवार थे जो जीते। ठीक है, अब मैं एक बात और जोड़ दूं कि धर्म जी हमेशा बीकानेर शहर के ऋणी रहेंगे कि बीकानेर शहर, सिर्फ शहर ने उन्हें जितवा दिया था चुनाव लोकसभा का। और धर्म जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मुंबई से दूर, पहली बात तो मैं राजनीति में, फिर मुंबई से दूर बीकानेर में कोई कहीं लेन देन ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जाट होने के नाते वोट मिल जाएंगे, जाट होने के नाते वोट मिलते तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में थोक के भाव मिलते, सब जगह पिछड़ गए, सिर्फ शहर में क्यों जीते। शहर ने बहुत प्यार दिया धर्म जी को, बहुत। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, वैसे तो देखिए धर्म जी के सैकड़ों ऐसे जुनूनी फैन है, प्रशंसक है, लेकिन बीकानेर में धर्म जी के एक ऐसे ही जुनूनी है जिन्होंने तो अपनी दुकान का नाम ही धर्मेंद्र स्टूडियो ही नहीं रखा, बल्कि धर्मेंद्र जी उनके लिए आराध्य देवता हैं। मैं असली नाम तो उनका जानता भी नहीं, मैं भी भूल रहा हूं अभी, हाँ मैं भी भूल रहा हूं अभी, दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन धर्मेंद्र स्टूडियो ही नाम रखा। और बात ये नहीं है कि कैशकर ने नाम रख दिया, वाकई वो बंदा धर्म जी का भक्त है, आराध्य देव है उसके। शूटिंग की जहां तक बात है, देखिए बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, 1000 हवेलियां। और आप भी जानते हैं राजपूताने में, पुराना राजपूताना और नए राजस्थान में जितने किले हैं, दुर्ग हैं, हवेलियां हैं, उतने हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो एक तो ये लोकेशन वाइज, अच्छा यहां भी क्या, शेखावाटी, झुंझुनू और सीकर चले जाइए, ठीक है, खासकर सीकर का झुंझुनू के लगता इलाका, चूरू में फिर भी कम होता है, लेकिन उससे इधर बीकानेर की तरफ आ जाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ बेशुमार धोरे हुआ करते थे, रेत के टीले, जिसे स्थानीय भाषा में धोरा कहा जाए, धोरे खूब होते थे। वो जैसलमेर में भी थे, लेकिन बीकानेर के इतने बड़े बड़े धोरे, लैला मजनू, सोहनी महिवा, ये अपने रजिया सुल्तान, इस तरीके की फिल्मों की, अली बाबा 40 चोर की तो बीकानेर के किले में, जूनागढ़ में शूटिंग, क्षत्रिय की असंख्य फिल्मों की हुई है। और इन धोरों के बारे में कहते थे कि जब गर्मियों के मौसम में लुएं चलती तो ये धोरा अभी यहाँ है ना, आज कल ये धोरा आपको वहां मिलेगा, शिफ्ट हो जाते थे। तो वो धोरों का आकर्षण, मुगल आजम की शूटिंग, ये जो काफी है ना, ये दूसरे हवेलियां खींचती थी। किला, जूनागढ़, लालगढ़ में भी बहुत हुई शूटिंग, वो खींचते थे। मगर इन सब के बीच में मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, और वो विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में है। हाँ, वो देखिए ऐसा है कि बीकानेर में एक जगह है, हृदय स्थल का एक भाग है, दम्माणी चौक। अच्छा, हाँ, वहां जैसे जिस जगह चौक, ये बीच में खाली जगह, और वहां मोहल्ले में दम्माणी एक माहेश्वरी जाति है, वो ज्यादा रहते हो, दम्माणी चौक हो गया, वो मुंदड़ा चौक हो गया, व्यासों का चौक, या हर्षों का चौक, ऐसे नाम। तो दम्माणी चौक में, वैसे पूरे बीकानेर में पाटे हैं, जैसा मैंने कहा पाटा संस्कृति, एक तो बीकानेर में, एक शायद जर्मनी में उदीन है कि कोई एक शहर, और दुनिया भर में और कहीं नहीं है। पाटा मतलब चौक, महल्ले जो होते हैं उनके बीच में चौक में बड़े बड़े लकड़ी के चौकियां जैसे बनी, भारी भरकम, 200, 250, 300 किलो के, और एक एक चौक में 2, 3, और यहां बैठकर रात रात भर गप्पे, हथाई कहते हैं, गप्पे मारी जाती है, ताश खेली जाती है, और तो छोड़िए चाय पानी भोजन तक वहीं घर वाले से वहीं मंगा लेते हैं, बोले यहीं ले, वहीं खा लेते हैं, और वहीं सोते हैं। अच्छा, गर्मियों का मौसम है तो घर के बाहर चौकियों में, पाटों पर सोते हैं। तो दम्माणी चौक में एकमात्र ऐसा पाटा है जिसकी छतरी है, ऐसे खंबे हैं और ऊपर छतरी बनी हुई है, अच्छा, मुकुट जैसी। होता यह कि उस वक्त के रजवाड़ों के माहौल के हिसाब से किसी को भी राजा की तरफ से यह अनुमति नहीं थी कि वो अपने पाटे के ऊपर छतरी बना ले, अनुमति लेनी पड़ती। हाँ, पांव में कड़ा चांदी का या सोने का पहनने के लिए भी राजा जी की अनुमति चाहिए होती थी। तो वो वहां जो सेठ जी थे उस चौक के, उन्हें ये विशेष
छूट, ये अधिकार दिया गया। अच्छा। तो वो छतरी वाली चौकी, छतरी वाला पाटा कहलाता है। ये तो उसका इतिहास है। इंदिवर साहब ने एक बहुत खूबसूरत गाना लिखा था, एक तारा बोले तुम तुम तुम। देश के उस वक्त के हालात पर कटाक्ष करता हुआ बड़ा खतरनाक गाना था ये। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत और महेंद्र कपूर साहब और कोरस, शायद 5-6 अंतर हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर शूट किए गए थे। इस गाने के आखिरी बंद में शूट जो है वो वहां हुआ है, उस पाटे वाली छतरी पर। वहां मैं ये जोड़ना चाहता हूं, ये अद्भुत रिकॉर्ड है। एक तो विश्व स्तरीय पाटा छतरी वाला, और फिर साहब उस फिल्म की यादगार फिल्म थी नूतन जी और मनोज कुमार साहब जी। और मैं तो अच्छा इसमें प्रसंगवश बात कर लूं क्योंकि जुनून की बात थी। इस फिल्म में गाना है महेंद्र कपूर साहब का, वो खेत में मिलेगा न खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये प्यारे इंसान में मिलेगा, है ना। तो इसमें तिवारी जी आते हैं, रमेश तिवारी जी के पिताजी तिवारी जी। तिवारी जी की एक वक्त में मैं मिमिक्री करता था। अच्छा। एक वक्त में 15-18 आवाजें निकालता था। तो तिवारी जी मेरे बहुत फेवरेट हुआ करते थे। बहुत लोग हैं जो नहीं निकाल पाएंगे। तो तिवारी जी, इसमें क्या होता है कि शुरू में शब्द बोले जाते हैं, वो खेत में मिलेगा ना खनियाल में, तो फिर वो तिवारी जी कहते हैं भगवान राणा मंदिर में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। डायलॉग जैसे का तैसा यहां दिल और दिमाग में आज भी बसा हुआ है। तो ये यादगार फिल्म है। इस यादगार फिल्म की यादगार बात क्या है, एक तारा बोले तुन तुन के आखिरी बंद के आखिरी लम्हों की शूटिंग जो है इस छतरी वाले पाटे के हुई है, दमानी चौक। बिल्कुल दमानी चौक, बीकानेर। एक सवाल और बनता है कि बहुत शूटिंग हुई, आपको सिनेमा का जुनून भी था, आप किस फिल्म की शूटिंग देखने गए बीकानेर में? एक भी नहीं। क्या बात है। उसका कारण है, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब जैसे आप एक बात और भी कर सकते हैं कि भाई कई असंख्य कलाकारों, गीतकारों, संगीतकारों का, टेक्नीशियन का मैं प्रशंसक हूं। तो ये भी होता है कि साहब इनमें से कितने लोगों से मिले, कितने से ऑटोग्राफ लिए, नहीं, एक भी नहीं। इनसे क्यों, पॉलिटिशियन किसी से नहीं। देखिए क्या है, मैं जब 12वीं कक्षा में था तब मुझे सूचना मिली कि गजनेर बहुत प्यारी जगह है और वो नखलिस्तान, एक तरह से वो रेगिस्तान में झील है वहां। अच्छा। हाँ, गर्मियों में बीकानेर के सम्राट, राजा महाराजा वहां जाते थे, रजवाड़े के लोग, वो एक तरह से उनका झील है। तो गर्मियों में समय गुजारे का वो मामला बैठता था। तो मुझे कहा किसी ने कि भाई साथ पढ़ने वाले ने कि लेकिन फिल्म की शूटिंग हो रही है, गुलजार साहब आए हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। गुलजार साहब को मैंने सबसे पहले जो गली मोहल्लों में वो जो फिल्म्स डिवीजन वाले दिखाते थे फिल्म, तो परिचय फिल्म देखी थी। अच्छा। हाँ, तो वो गलियों में जो दीवारों पर वो, तो गुलजार साहब को मैं बहुत पसंद करता था। तो मैंने कहा नहीं, शूटिंग देखने सब इंतजार हो गए, चल लेते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखने चलूंगा। तो कभी नहीं गया मैं। ऑटोग्राफ मात्र एक बार लिए, संतोष आनंद साहब के। अच्छा। हाँ। मैं तारीख भी सही से बता दूं तो 2 अगस्त 2001, यही जयपुर में महाराजा कॉलेज ग्राउंड में। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ जो है उसका एक कार्यक्रम होता है, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, घूमर नाम भी उसका तय। तो 1, 2, 3 अगस्त 3 दिन हुआ था। तो पहले दिन बाली ब्रह्म भट्ट का शाम को कार्यक्रम था, दिन भर तो विश्वविद्यालय में चलते हैं। तो शाम को महाराजा कॉलेज ग्राउंड में संगीत का था, बाली ब्रह्म भट्ट का, और अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जैकी श्रॉफ वाला गाना। दूसरे दिन कवि सम्मेलन था, तो कवि आमंत्रित थे और 8 बजे का समय दिया गया था और मुझे तीनों दिन मंच संचालन के लिए बुलाया गया था घूमर में। तो दूसरे दिन महाराजा कॉलेज में 10-15 हजार लोग आ गए थे कवि सम्मेलन के लिए और 8 बजे मुझे बिठा दिया, क्योंकि कहा गया कवि तो बाद में आएंगे, वो अपना विधि विधान करके आते हैं। तो मैं अकेला था, सामने 10-12-15 हजार की भीड़ थी, संभाल रहा था, 1.5 घंटा संभाला मैंने। 9:30 बजे आए। वहां पर मेरे जीवन में मैं समझता हूँ बहुत लोगों का एहसान है कि उनके लेखन ने मेरे पर असर डाला, लेकिन मुझे लगा कि मुझे संतोष आनंद साहब से
तो मैंने वो अफसोस है कि वो डायरी पता नहीं कहाँ है, बिल्कुल जेब में डायरी रखता था, आखिरी पेज पर उनका दद्दा, वो फोटो भी था, फोटो भी नहीं मिल रहा है आज तक एक ही व्यक्ति के। उसके अलावा मैंने अटल जी, लता जी, प्राण साहब और मनोज कुमार जी जो हैं, इनके ऑटोग्राफ लेने की, इनसे मिलने की सोची, और लेकिन अफसोस नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक ऐसा हुआ था कि दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बन रहा था, 1000 घोड़ों का सवार। बीकानेर के हमारे बड़े नायाब उपन्यासकार और कथाकार थे यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जिनकी एक कहानी थी कभी खत्म न होने वाली गजल। बड़ी प्यारी कहानी लगी, और मेरा उनका संबंध दादा पोते का था। अच्छा। एक तो कारण ये था कि उनका पोता मेरे साथ पढ़ा था। वो जो मैंने कहा ना कि छठी कक्षा में जो एक लड़का समाचार बोलता था, फिर मैंने कहा मैं बोलूंगा, तो मुझे सामान्य समाचार दिए, उसे वो खेल समाचार दिलीप बिस्सा, बड़ा प्यारा दोस्त मेरा, आज भी अजीज दोस्त है, उसके सगे दादाजी। तो ऐसे दादाजी, और दूसरा क्या है कि बीच में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक भवन है, एक तरफ मेरा मकान, दूसरी तरफ उनका था, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी का, और मेरे पिताजी उन्हें काका साहब यानी चाचा जी कहते थे। तो वो हमारा निजी संबंध था। तो मैं उनकी उस कहानी कभी खत्म न होने वाली गजल पर उर्दू में नाटक लिखना चाहता था। अच्छा। और मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मंजूरी भी दे दी। उन्होंने कहा भी था, अरे आके तू लिखित में ले जाना यार, ताकि बाद में तेरे कोई लफड़ा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य रहा, कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। तो खैर, तो उनके 1000 घोड़ों का सवार जो है, वो बीकानेर के एक सांसद थे पन्नालाल बारूपाल, उन पर आधारित था उपन्यास। अच्छा। उस उपन्यास पर सीरियल बन रहा था। ये बात 90-91 की। तो हाँ, बिल्कुल 91 की बात है, 91 या 92 की जनवरी फरवरी की बात है, या 91 के नवंबर दिसंबर की बात है। सर्दियों का मौसम था, वो नवंबर से फरवरी होता है। तो मैं एक जगह पढ़ाता था कोचिंग सेंटर में। उस कोचिंग सेंटर के संचालक नगेंद्र किराड़ू, तो उन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक शिवबाड़ी मंदिर है, अब तो शहरी सीमा में, पहले शहरी सीमा के बिल्कुल किनारे, वहां शूटिंग चल रही है उस सीरियल की, धारावाहिक की। अच्छा। चलते ललित परिमू, हाँ परिभू है, वे उस है ना, हाँ, तो परिमू, तो वे उसके, मुझे नाम भी सही है, ये उसके मुख्य थे, कलाकार, नायक थे। और तो वहां असल में वो शूटिंग देखने नहीं गए थे हम, तो उस वक्त एक आ गया था कि शूटिंग में हम भाग लेंगे, हमें कुछ छुट मिल जाएगा, चलो। तो 5-7 लोग थे, हम गए, वहां दिन भर रहे। खैर, वो बाद में वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ये मंदिर के सीन शूट हो रहे हैं, तो भीड़ में खड़े हो जाओ। तो मैं एक बात आपसे निवेदन करूं आदरणीय मित्रों की, मैंने जिंदगी में चाहे गुर्बत झेली हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उम्र का कोई दौर रहा हो, भीड़ का हिस्सा बनना कभी गवारा किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं किया। दुस्साहस की हद तक, जिसको लोग मूर्खता कहते थे, मैं वहां तक भी पहुंचा, लेकिन कभी भीड़ का हिस्सा, व्यर्थ अपना आप देना, कभी गवारा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, वहां अब उनके साथ गया, तो आना उनके साथ ही था। मेरे पास क्या साधन था, मेरे पास तो साइकिल थी, और घर से तकरीबन कितना किलोमीटर हो गया था, घर से 10-12 किलोमीटर तो था ही, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं वहां से पैदल आता। तो दिन भर वहां था, तो शूट के नाम पर। बाकी क्योंकि वजह क्या है, वजह यह है कि किसी भी फिल्म की जो वहां शूटिंग हुई, शूटिंग ने मुझे इतना अपील किया ही नहीं कि मैं जाके देखूं। क्षत्रिय फिल्म थी जी, मुझे कहा साहब जूनागढ़ में शूटिंग हो रही, चलें। गया, गेट तक जाके, गेट में घुसते ही गणेश जी मंदिर है, दर्शन करके आ गया, गया ही नहीं आगे। वो अपील ही नहीं, क्योंकि मैं उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं मानता अपने आप को जो शूटिंग देखती है। मैं अब भी अंदर इच्छा बाकी है, अगर प्रभु को भी अवसर देंगे तो उसका हिस्सा बनूंगा जिसे भीड़ देखती है। वाह, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना, और चूंकि थिएटर का आदमी हूं, तो देर सवेर कभी न कभी वो अवसर भी आएगा। लेकिन एक सवाल यही आता है, आपने थिएटर किया, थिएटर में एक्टिंग की, डायरेक्शन किया, सब कुछ के प्रोड्यूसर रहे, फिल्मों का, सिनेमा का जुनून भी है जी, खुद कभी फिल्म बनाने की क्यों नहीं सोची? उसका कारण ये है ना, देखिए कि बछड़ा खूंटे के दम पर कूदता है। जिसका खूंटा मजबूत है ना, वो बछड़ा उतनी ही छलांग मार सकता है। और जिस बछड़े को, बेचारे को ये पता कि खूंटा तो है ही नहीं है, एक पतली सी तिल्ली गाड़ रखी है, तो वो तो जरा सा हिल भी नहीं सकता, हिलते ही बाहर आ जाएगी। मेरे साथ ये एक समस्या थी कि जो
परिवार है वो निम्न मध्यम वर्ग का था और आर्थिक जो ढांचा है धरातल वो कमजोर तो क्या कहिए मृत प्राय था। अच्छा। तो पहली बात, जिस बच्चे के पास में 15 किलोमीटर दूर शूटिंग जा गया है और वहां पसंद नहीं आ रहा, वो घर आना चाहता, उसके पैसे भी ऑटो के तांगे के नहीं है, वो बच्चा अच्छा अगर उस जैसे मैंने 2 नाटक प्रोड्यूस किए थे ना, तो उसका खर्च निकालना ही भारी पड़ गया था। अच्छा आज भी अगर देखूं, हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात तो ये कि मेरे फिल्मी दुनिया में 2 मेकर मित्र हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, रवि बुले जी और श्रीवास नायडू साहब। तो नायडू साहब ने एक बार जिक्र किया था, पहले ऐसा था, अब तो नहीं होता है, कि फिल्में शुरू होती तो थिएटर में उससे पहले छोटी छोटी 10-10 सेकंड की फिल्में चलती थी, है ना, एनएफडीसी की तरफ से ऐसे जिसमें सरकारी योजनाओं का प्रचार वगैरह होता था और उसमें शायद निर्माता को थिएटर वालों से कुछ पैसा मिलता था, फिल्म डिवीजन से, ऐसा फिल्म डिवीजन, तो ऐसे कुछ होता था। अब तो शायद वो कुछ वर्ष हो गए, हाँ हटा दिया, ये सिस्टम हटा दिया। एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे कुछ मित्रों को इकट्ठा करके, क्योंकि मेरे पास तो आज भी फाइनेंस नहीं है, लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो राजस्थानी फिल्म तो बनानी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि मुझे लगा कि इसके लिए गरज करनी पड़ेगी 2-4 लोगों की और वो पैसा जुटाना पड़ेगा। वो पैसा मुझे मेरे सिर पर कोई सवार हो जाए वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे क्रिएटिव लोगों की तरह मैं चाहता हूं या तो कोई मुझे फाइनेंस करे तो फिर उसके बाद सिर पे सवार नहीं हो। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि मेरे पास वो फॉर्मूला है कि राजस्थानी फिल्म, हिंदी फिल्म वाइड एंगल बाद की बात है, राजस्थानी फिल्म उस फॉर्मूले पर बनाइए तो उसका गीत संगीत भी हिट होगा, फिल्म कमाकर भी देगी। जबकि राजस्थानी में बोलियों का मामला है कि ढूंढाड़ में यानी कि जयपुर में जो फिल्म आपको प्रॉपर वे में चाहिए चल सकती है, मारवाड़ में उसकी भाषा थोड़ी बोली अलग हो जाएगी। फिर भी मैं आज भी ये मानता हूं और बिल्कुल मानता हूं, कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन आर्थिक पहलू, मैंने कहा ना कि बछड़ा खूंटे के बल पर कूदता है, वो खूंटा अभी भी इतना मजबूत नहीं है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो खोता इतना मजबूत हो जाए कि आप खुद फिल्म बनाए और लोगों के सामने आए वो चीज़ आपकी। डॉक्टर कुमार गणेश जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।